तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा आई एम दी फिटेड विलन के 33 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुचंग ने उन लोगों को रास्ता दिखा दिया था, लेकिन वो लोग उस पर नहीं चलना चाहते थे, वो उसके उल्टा चल रहे थे। उनका प्लान ये था कि वो गुचंग को धर दबोचेंगे और उसको हॉस्टेज की तरीके इस्तेमाल करेंगे। और गुचंग ने मन बना लिया था कि आओ पकड़म पकड़ाई खेले और ऐसे अंगूर दबोचूंगा ना कि तुम्हारा जूस ही बना दूंगा। और यहीं पे ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिन पे आ जाता है और इसको भी ये खबर दी जाती है कि ये लोग गुचंग को पकड़ने के लिए कई सारे लोगों को भेजने वाले हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पे बर्फ पड़ने लगती है, क्योंकि पूरा एरिया ही ठंडा होने लगा था, जिससे यहाँ पे लिन को समझ में आ जाता है कि सिस्टर जुए यानी कि वो स्नो फेरी यहाँ पे आने वाली है। जिसके बाद हम लोग गार्ड्स को देखते हैं, जो को यहाँ पे ठंड लगने लगी थी, क्योंकि स्नो फेरी की वजह से बर्फ पड़ने लगी थी। वहीं पे स्नो फेरी की स्पीड काफी ज्यादा ही टेलीपोर्ट मार रही थी। खैर इसके बाद सिस्टर जुए सीधा यहाँ पे कमरे के अंदर एंटर मारती है, यानी किचन के ग्रैंडफादर के पास में, जहाँ पे चन और उसके ग्रैंडफादर बात कर रहे थे। वहीं पे चन पूछती है कि अचानक से मुझे क्यों बुलाया गया। तो उसके ग्रैंडफादर आगे से बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, क्योंकि इस चीज का लेना देना गुचंग के साथ में है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्नो फेरी आ जाती है, तो वो लोग उसे देख के हैरान हो गए थे। वहीं पे चन के ग्रैंडफादर को पता था कि ये लोग गुचंग को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं, इन्हें पहले ही पता लग गया था, लेकिन इन्होंने अभी तक गुचंग को बताया नहीं है। और उन्हें यही लग रहा था कि स्नो फेरी यहाँ पे गुचंग को पकड़ने के लिए आई हुई है। और स्नो फेरी डायरेक्ट कहती भी है कि वो यहाँ पे गुचंग से मिलना चाहती है। तो पूछे से गुचंग खुद ही आ जाता है और वो स्नो फेरी से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट क्लिफ की मिस्ट्रेस स्नो फेरी हो क्या। जिसपे स्नो फेरी गुचंग से कहती है कि उसने यहाँ पे गुचंग के सजेशन के बारे में सोचा, लेकिन उसे इस बात के ऊपर यकीन है कि गुचंग यहाँ पे सच में ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। गुचंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि मैं भरोसे के लायक हूँ या नहीं, तो फिर पहले ये बताओ कि तुमने मास्क क्यों पहना है, अपनी पहचान मुझसे क्यों छुपा रही हो। जिसके बाद वो स्नो फेरी के पास जाता है और उससे कहता है कि ये हटाओ ना, तो फिर तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर पाएंगे। तो स्नो फेरी अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है, तो गुचंग उसे धमकाते हुए कहता है मरना है तेरे को। और ये सच में डेथ स्टेयर दे रहा था। एक सेकंड के लिए शॉर्ट फेरी घबरा जाती है। बाकी ये दोनों तो घबराए हुए ही थे, क्योंकि इन्हें पता है कि गुचंग किस मिट्टी का बना है। उसी टाइम पे यहाँ पे जुआंडी आ जाती है, जो यहाँ पे अपनी मास्टर यानी कि सिस्टर जुए से कहती है कि गुचंग अलग है, वो यहाँ पे बाकी लोगों की तरीके नहीं है। और चन भी आगे से यही बोलती है कि गुचंग अलग है, उसने यहाँ पे उन लोगों की मदद की है। वहीं पे वो गुचंग से कहती है कि यहाँ पे स्नो फेरी का गुचंग से कोई भी लेना देना नहीं है, वो उसके प्रति कोई भी बुरे इरादे नहीं रखती है, वो तो बस गुचंग से साथ बात करना चाहती है। गुचंग आगे से कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर इनसे जरा ये पूछो कि सॉर्ड इमॉर्टल प्लेग के बारे में क्या है, वो लोग बाहर काहे लिए नाच रहे हैं। जिसपे इन सभी लोगों को झटका लगता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि गुचंग को इसके बारे में पता है। वहीं पे चन को ये नहीं पता था कि वो सभी लोग गुचंग के लिए आ रहे थे, लेकिन उसे यहाँ पे सॉर्ड इमॉर्टल प्लेग के बारे में पता है। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हैं, तो ग्रैंडफादर आगे से बताते हैं कि वो गुचंग को बस बताने ही वाले थे, इसीलिए वो उसे यहाँ पे लेके आए थे। गुचंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, उसे काफी लंबे टाइम से पता था कि इस रियलम के लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे ही नहीं। ये सिर्फ गुचंग की कुछ मेहनत का नतीजा है, और जो कि पूरी तरीके से जाया हुई है, जो वो उनकी मदद करना चाहता था। और गुचंग उन लोगों से ये कह के चला जाता है कि मैंने हमेशा से बोला है कि मैं एक शांति प्रिय आदमी हूँ, लेकिन तब तक जब तक कोई उंगल ना करे, अगर उंगल करोगे तो फिर मुझसे भयानक कोई नहीं। स्नो फेरी गुचंग से साफ कह देती है कि उसकी शॉर्ट क्लिप यहाँ पे इस शॉर्ट इमॉर्टल ब्लेक के अंदर हिस्सा नहीं ले रही है, वो सिर्फ बाहर ही वाले हैं, जो कि यहाँ पे अर्थ शॉर्ट इमॉर्टल्स हैं। और वो सभी तुरंत ही यहाँ पे सिटी के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि गुचंग के पास उसका यूनिक स्टेटस है, तो वो लोग यहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे बाकी लोगों को धमकाने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पे उनके रियलम को छोड़ के चले जाए और कभी भी वापस ना आए। ये शॉर्ट प्लेग के बारे में बता रही थी। गुचंग अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो मुझे पकड़ेंगे क्या, और पीछे से डा भी हंसने लगता है। जिसपे जुबे गुचंग से कहती है कि उसे पता है कि गुचंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है उसके सर्वेंट के मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद इस रियलम के खुद के कुछ नियम है, और यहाँ पे इसकी खुद की कुछ इच्छा है, बेसिकली इस रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से गुचंग शायद से अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ना कर सके और किसी एक्सीडेंट के चलते उसे पकड़ लिया जाए। और ऊपर से ये बताने की जरूरत नहीं है जितने भी लोग यहाँ पे उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं वो सभी यहाँ पे अर्थ शॉर्ट इमॉर्टल्स हैं। गुचंग उससे कहता है हाँ हाँ ठीक है समझ गया, जाओ अपने काम से काम रखो। जिसपे जुबे गुचंग से कहती है कि उसे पता है कि गुचंग यहाँ पे किसी मकसद से आया है, तो फिर वो लोग एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो गुचंग उन लोगों से कहता है कैसा एग्रीमेंट भाई, मैं बस तुम लोगों से यही चाहता हूँ कि तुम मुझे उंगल ना करो, नहीं तो मैं तुम तारों को कूट दूंगा। वैसे मैं काफी ज्यादा दयालु प्रिय आदमी हूँ, शांति भरा हुआ, चाय पी के हमेशा टुन्न रहता हूँ। जिसपे जुए आगे से कहती है कि ठीक है हम समझ गए, लेकिन शॉर्ट इमॉर्टल प्लेग का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जिसपे ये लोग खुश थे कि गुचंग काफी ज्यादा दयालु प्रिय आदमी है, नहीं तो अब तक तो इन लोगों को पकड़ चुका होता और अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होता चारे की तरीके। वह पे गुचंग आगे से यहाँ पे रिकार्नेशन पावर इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोग मुझे उंगल नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम लोग इस रियलम के अंदर रहते नहीं। बाय द वे अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं बता दूं कि गुचंग जब यहाँ पे अपने रिकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से हट जाते हैं, यानी कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल खुलेआम कर सकता है। खैर इसके बाद यहाँ पे वो अर्थ इमॉर्टल्स आ जाते हैं, तो इनमें से एक अर्थ इमॉर्टल का और इतना ज्यादा हाई था कि इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे वो फैमिली को देखते हैं और ये लोग खुश हो जाते हैं, आगे से कहते हैं कि चलो हम लोग बाहर चल के
देखते हैं, फाइट नहीं करेंगे, बस देखेंगे ही, क्योंकि यही हमारा मौका है टॉप क्लैन बनने का इस रियलम के अंदर। इसके बाद हम उन अर्थ इमोर्टल्स को देखते हैं। यहाँ पे 3 ही आए हुए थे और ये लोग किसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए जो आगे था वो पीछे 2 वालों से कहता है कि तुम लोग अकेले फाइट ना करना, मुझे यहाँ पे अकेले फाइट करने दो और तुम बस फॉर्मेशन को मेंटेन रखना। जिसपे वो लोग उससे कहते हैं मदद करने के लिए शुक्रिया गैलेक्सी सॉर्ड सेंट। इसके बाद गुचेंग वहाँ पे एंट्री मारता है तो ये चाचा आगे से कहते हैं कि तुम ही गुचेंग हो क्या। जिसपे गुचेंग बाहर निकल के कहता है अगर तुम सभी अर्थ इमोर्टल्स इतने कमजोर हो ना तो मेरा आना यहाँ पे पूरी तरीके से बोरिंग हुआ, मैं तो इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि कुछ करना भी नहीं चाहता। जिसपे वो लोगों की जल्दी वो आगे से चिखते हैं कमजोर किसका बोला रे, खुद को ज्यादा होशियार ना समझो, अभी तुम्हारी हेकड़ी निकालता हूँ। और पता नहीं क्यों यहाँ पे जुए आ जाती है गुचेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो उन चाचा से कहती है कि गुचेंग हमारे प्रति कोई भी क्षति भावना नहीं रखता है, इसलिए उस पर बेफालतू में अटैक ना करो, इसे सिर्फ उन लोगों के ऊपर कैलेमिटी ही आएगी। वहीं पे नीचे जो लोग थे वो भी अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे, इसके साथ तो यहाँ पे मिशन आई थी ना, तो फिर ये गुचेंग के साथ आई थी तो ये गुचेंग यहाँ पे बाहर वाला कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि लिन भी हैरान था, यहाँ की सिस्टर जुए यहाँ पे किसी बाहर वाले की मदद करने के लिए यहाँ पे अपने रियलम के खिलाफ जा रही है। फिर ये चाचा आगे से चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे जितने भी बच्चे थे, जितने भी ग्रैंड चिन्नल थे, वो सभी यहाँ पे इन लोगों की वजह से ही मारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम इस बंदे को बचाना चाहती हो जो कि बाहर वाला है, तो फिर तुम भी हमारी एनिमी बन जाओगी और एनिमी बनने के लिए तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज बचा नहीं पाएगी। जिसके बाद ये चाचा आगे से स्टार सीलिंग ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनती है और यहाँ पे जितना भी खून था यानी कि जो भी सिटीजन थे उनका यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस लिया जा रहा था अगले अटैक को पावर अप और हार्नेस करने के लिए। जिस पर ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं इस तरीके से तो ये पूरी सिटी को ही मौत के घाट उतार देगा। जिस पे जुआनडी आगे से कहती है कि ये खुद की ही नफरत में अंधा हो चुका है तो इसे सिटी के अंदर और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग सिटी के अंदर देखते हैं तो ये आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इनकी लड़ाई में हमें क्यों घसीटा जा रहा है यार, हम तो छोला खा के बैठे थे यहाँ पे। शॉर्ट फेरी उन चाचा को समझाती भी है कि इस तरीके से लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा वो तो उसे यहाँ पे बचाने के लिए आई है। जिसपे चाचा नहीं मान रहे थे, उन्हें लग रहा था कि गुचेंग ने यहाँ पे मिस फेरी को बुरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए वो यहाँ पे गुचेंग की तरफदारी ही करे जा रही है। तो जुए आगे से कहती है कि इन्हें घरवासियों का क्या भाई, सिटी वालों का क्या, ये तो बेचारे इनोसेंट है, छोले भटूरे खाने आए थे यहाँ पे बस। लेकिन चाचा नहीं मान रहे थे, वो आगे से कहते हैं कि बड़ी चीजों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो आगे से ये कह रहे थे कि वो इसे सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करेंगे अपनी टेक्निक को यहाँ पे ताकतवर बनाने के लिए, जिसके बाद वो यहाँ पे गुचेंग को पकड़ के अपने रियलम की डेस्टिनी यानी कि किस्मत को बदल देंगे। तभी साइड से डा बाहर निकलता और एक ही पंच मारता और चाचा की आधी बॉडी हवा में ही गायब और जो बची हुई थी वो फोर्स की वजह से खून के अंदर बदल जाती है और पानी टपटपाते हुए नीचे गिरता है, जिसको देख के मिस जुए के साथ साथ जो 2 लोग आए हुए थे उनकी भी सिट्टी पुट्टी गोल हो जाती है। ये डर के मारे इतना कांप चुके हैं कि इनको सुई भी चुका दो ना तो चू नहीं करेंगे। जिसके बाद हम लोग वो फैमिली के हेड को देखते हैं और उनकी फटी और फिर लिन की भी फटी। वो मन के अंदर सोचता है कि इनकी फिजिकल बॉडी तो अर्थ इमोर्टल से भी कई गुना ज्यादा सुपीरियर है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पावर क्या चीज है। वह भी गुचेंग को पता था कि इन लोगों को कोई सपोर्ट कर रहा है तो जुए आगे से कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे घंटा कुछ नहीं पता इस बारे में, वो पहले ही हाथ खड़े कर देती है। तो फिर गुचेंग डा से कहता है जाओ और जाके पता लगाओ कि कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है और उन्हें यहाँ पे मिटा देना, और रही बात इन दोनों की तो इन्हें मेरे लिए छोड़ दो। वहीं पे डा की जो कल्टीवेशन थी वो यहाँ पे पीक कोसी सॉवरेन रियलम पे पहुंच चुकी थी। खैर इसके बाद डा अपने काम से निकल जाता है और जो 2 बचे हुए लोग थे वो भी यहाँ से खिसक लेते हैं ये कहते हुए कि इसके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है। जिसपे दूसरा बंदा आगे से कहता है कि जान बचाओ साले, जिसके बाद हम लोग सवाल जवाब कर लेंगे। लेकिन हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि पहले मुझे उंगल करते हो, चाय भी पीने नहीं देते और खुसफुस करते रहते हो फालतू में, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। खैर इसके बाद गुचेंग की जो धर्माइक बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी थी, वो बाहर निकलती है और उसके दोनों हाथ इन दोनों को पकड़ते हैं तो ये दोनों जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं ये कहते हुए कि हमें तो सूट सेक्टर के सीनियर इमॉर्टल ने भेजा था, हम तो बस उसका कहना मान रहे हैं, हमें छोड़ दो भैया। तो गुचेंग आगे से कहता है कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, लेकिन तब तक जब तक उंगल ना की जाए, अगर मुझे उंगल की गई तो फिर मुझसे भयानक कोई आदमी नहीं, देखो तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे अंदर घुसा दूंगा। जिसके बाद वो उन दोनों को ही पकड़ता है और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उनका जूस बना देता है और अपने हाथों को झटकते हुए कहता है कि छी गंदगी लग गई यार। और वो उन लोगों से कहता है कि चिंता न करो, तुम्हारा सूसेट का जो मॉडल है वो तुम्हारे पास ही आएगा बहुत जल्द ही। वह हम लोग में जुए को देखते हैं और डर के मारे कांप रही थी। पीछे से हम लोग इन तीनों को देखते हैं और ये तीनों तो घुटनों पे ही आ गए थे क्योंकि इन लोगों ने जो नाच देखा था वो कुछ ज्यादा ही खौफनायक था। चन आगे से कहती है कि गुचेंग उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही काइंड है। इसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि बेचारे की चेहरा बता रहा था कि आज ये सोएगा नहीं, आज ये सिर्फ सोचेगा कि ये खुद को इस दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट समझता था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ बाहर वाले हैं जिनके खिलाफ वो 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। हालांकि लिन ये जान के काफी ज्यादा खुश था कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं, यानी कि इनके पास कोई तरीका होगा जिससे यहाँ पे लिन भी उनके जितना ताकतवर बन सकता है। और लिन को यह लग रहा था कि गुचेंग यहाँ पे वो चाबी है जिसकी वजह से वो यहाँ पे इस दुनिया के जो रूल्स है उन्हें तोड़ पाएगा, यानी कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि
अपने मन के अंदर सोच रहा था कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे वो सभी यहाँ पे सिर्फ क्वासी सॉवरेन रियलम की फर्स्ट स्टेज पे थे, लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा वीक थे लिन के मुकाबले में जो उसकी ट्रू बॉडी है। साथ ही मेगुचेंग हम लोगों को ये भी बता देता है कि इस वर्ल्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उनके पास पोटेंशियल है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो हेवनली विल है वो यहाँ पे उन्हें रोक रही है, वो उन्हें ताकतवर बनने नहीं दे रही है। सिर्फ लिमिटेड मात्रा में ही उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे वो ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाते हैं, जिसका सिर्फ एक ही रीजन निकलता है कि यहाँ पे विल को डर है कि वो यहाँ पे इन ताकतवर लोगों को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें ताकतवर बनने नहीं दे रही, या फिर वो इन लोगों को यहाँ पे फर्टिलाइजर के तरीके देखती है, यानी कि वो इनका इस्तेमाल करेगी खुद की पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है, इन लोगों की पावर, हेवनली विल की पावर वो अल्टीमेटली मेरी ही तो होने वाली है, लड़ो यार तुम्हें जितना लड़ना है। जिसके बाद हम लोग वो फैमिली को देखते हैं और इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग सेफ हैं क्योंकि गुचेंग इनकी तरफ नहीं आ रहा था और ये लोग यहाँ से खिसकने वाले थे। उससे पहले ही गुचेंग इन लोगों के ऊपर हमला करता है और उनकी मुंडिया पटाखों के तरीके फोड़ देता है और सॉस के तरीके इनका लहू बाहर आके गिरता है। खैर इसके बाद हम लोग अपनी साइड को देखते हैं। ऑफ कोर्स सॉर्ड रियलम से मेरा कुल लेना नहीं, मेरा आधार कार्ड इस साइड पे बना है, यही हूं मैं रहता। खैर इन लोगों को पता चलता है कि सॉर्ड रियलम वालों ने गुचेंग के खिलाफ में सॉर्ड प्लेग का इस्तेमाल किया था। ये आगे से हंसते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने जानते हो टफेस्ट अपोनेंट चूज कर लिया, सीधा फाइनल बॉस से टक्कर लेने चले गए और ये बड़े मजे लेके हंस रहे थे, जितने बैठे थे सबके सब हंस रहे थे यहाँ पे। फिर आगे से कहती है कि चलो बढ़िया ही है, अब सू सेक्टर वालों को चैन से नींद नहीं आएगी कुछ दिन। और वो मन के अंदर सोचती है कि वो यही सोचती है कि उनकी साइड पे कोई भी ऐसी बेवकूफी ना करे जैसा यहाँ पे सू सेक्ट और सॉर्ड इमॉर्टल वाले लोगों ने किया है। जिसके बाद हम लोग टोबायाओ को देखते हैं जो कि एक कमरे में पड़ा हुआ था और ये टेक्निक ही छांट रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से इसे भी पता चल जाता है कि सॉर्ड इमॉर्टल लोगों ने यहाँ पे गुचेंग के खिलाफ में कोई क्राइम व्राइम किया था, लेकिन गुचेंग ने उल्टा उन्हें ही पकड़ लिया। अब इनका छोड़ा हुआ तीर अब इन्हीं की तशरीफ में आके घुसने वाला है क्योंकि गुचेंग इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए जितने भी सूसेट के एल्डर हैं वो सब यहाँ पे बैठ के अब बातें कर रहे हैं कि गुचेंग को कैसे हैंडल करे। और ऊपर से लोगों ने ये भी सुन लिया था कि गुचेंग ने बस पलक झपकते ही यहाँ पे अर्थ सॉर्ड इमॉर्टल लोगों को कुत्ते की तरीके खत्म कर दिया, यानी कि इनकी फील्डिंग सेट है। जिससे टोबायाओ को समझ में आ जाता है कि अब उसे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ज्यादा जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो गुचेंग कभी भी आके इनके सूसेट को डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा और इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पे उसे सॉर्ड को अलग करने की टेक्निक नहीं ढूंढ रहा था, ये गुचेंग को खत्म करने की टेक्निक ढूंढ रहा था। जिसके बाद अगला सीन लिन का होता है जो कि एक गुफा में बैठ के ट्रेनिंग कर रहा था, जो कि गुचेंग के बारे में ही सोच रहा था कि गुचेंग के पास कई सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन उसे ये भी पता है कि गुचेंग बहुत बड़ी मुसीबत उनके सेक्ट नहीं पूरे उनके वर्ल्ड के ऊपर पड़ने वाला है। यहाँ तक कि उसके मास्टर, उसके एल्डर्स और वो भी यहाँ पे गुचेंग के सामने नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि उनके एंसेस्टर जो कि यहाँ पे स्पेस क्रैक के अंदर गए थे वो भी गुचेंग के खिलाफ में नहीं जा पाएंगे। इसलिए लिन के पास और कोई चॉइस नहीं बचती है, अब उसे यहाँ पे बाउंडलेस रवीन में जाना पड़ेगा, यानी कि बहुत लंबी खाई। एक लिन को पता है कि अब ये वर्ल्ड ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला और सबसे पहले यहाँ पे सूसेट की बिल्डिंग सेट होगी। जिसके बाद हम लोग सूसेट के उस एल्डर को देखते हैं जिसने गुचेंग को पकड़ने के ऑर्डर दिए थे, जो यहाँ पे सू के साथ बात करने के लिए गया हुआ था कि उन्हें गुचेंग को पकड़ लेना चाहिए, पहले मैंने जिसके बारे में कहा था। अब यहाँ पे जितने भी एल्डर थे वो सब उसके खिलाफ चले गए थे कि तुम्हारी वजह से हमारे सेट के ऊपर फील्डिंग सेट हुई है, अब तुम ही कुछ करो। तो एल्डर आगे से कह रहा था कि अब तुम लोग मुझे यहाँ पे इस चीज के लिए धोखा दोगे, और ये लोग बस इतना ही चाहते थे कि एल्डर यहाँ पे सरेंडर कर दे ताकि गुचेंग इन्हें कुछ भी ना करे, लेकिन एल्डर नहीं मान रहा था। वो आगे से कहता है कि यहाँ पे सॉर्ड फेरी ज़ोन ने भी उन लोगों को धोखा दे दिया, जबकि सॉर्ड क्लिफ उसका है भी नहीं। इसलिए इन लोगों को यहाँ पे और ज्यादा फोर्स को इकट्ठा करना चाहिए और गुचेंग के खिलाफ में लड़ना चाहिए ताकि ये लोग और ज्यादा सर्वाइव कर सके। लेकिन तुम सभी लोग तो मेरे खिलाफ ही जा रहे हो और मुझे यहाँ पे बाहर भगाने के चक्कर में हो। और उसके साथ इसका एक साथी भी था। वो आगे से कहता है कि हाँ मास्टर सही है, हम लोगों को एक साथ मिलकर इस आपदा को रोकना चाहिए, ना कि यहाँ पे भागना चाहिए। लेकिन सामने वाला जो एल्डर था वो आगे से बुद्धिमान था। वो आगे से कहता है कि तुम्हारी बात ठीक है, कैसा करने से हम लोग अपना ही अंत कर रहे हैं, लेकिन गुचेंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी आई है जिनके खिलाफ हम लोग अभी तक लड़ते हुए आए हैं। इसलिए अगर वो लोग गुचेंग के खिलाफ में जाएंगे और उनका कहना मानेंगे तो फिर वो लोग और भी जल्दी खत्म होंगे। और ये सभी लोग अब यहाँ पे इन दोनों के ऊपर चढ़ाई करने को राजी थी ताकि गुचेंग इन लोगों के ऊपर चढ़ाई न कर दे। जिसपे सेक्ट एल्डर आगे से कहता है कि देखो तो इन लोगों को कैसे यहाँ पे कमजोर बन चुके हैं। ये वाला एल्डर यहाँ पे सूसेट के मास्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन ऐसा करने से यहाँ पे उन लोगों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूसेट के मास्टर के कहने पे ही वो चाचा गुचेंग से भिड़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन गुचेंग ने उल्टा उनकी ही बिल्डिंग सेट कर दी। भले ही गुचेंग के यहाँ पे अच्छे इरादे ना हो इन लोगों के प्रति, लेकिन कम से कम वो खुलेआम इन लोगों की फील्डिंग तो नहीं सेट कर रहा ना। अगर वो लोग गुचेंग के साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर उन्हें थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मिल जाएगा और शायद से वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ ले यहाँ पे इस इन्वेजन को रोकने का। जिसपे सूसेट का मास्टर आगे से चिल्लाते हुए कहता है और इसके लिए तुम मेरी फील्डिंग सेट कर दोगे और गुचेंग के हवाले मुझे कर दोगे ताकि तुम लोगों की फील्डिंग सेट ना और तुम लोग ना मारे जाओ। जिसपे वो जितने भी एल्डर थे वो आगे से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि चाचा मजबूर ना करो। मतलब ये लोग सूसेट के मास्टर को धर के कूट देंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर सूसेट के मास्टर मुंह की ना खाए और इनके दांत वांत न टूटे, बुढ़ापे में दिक्कत होती है तो वो मान जाते हैं सरेंडर करने के लिए। लेकिन वो चीखते हुए उन लोगों से बताते हुए कि उनके पास उनका सबसे प्यारा डिसेबल है लिन, जिसके बारे में हम लोग जानते
जाते हैं और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो वो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं अगर उन लोगों को यहाँ पे हेवनली व्हील वाला प्लान यानी कि गोचंग वाला प्लान काम बनाया तो फिर वो लिन इन लोगों की फील्डिंग सेट कर देगा। खैर इसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जिसको यहाँ पे सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो यहाँ से निकल जाता है अपने प्लान के लिए ताकि यहाँ पे वो अपने वर्ल्ड को बचा सके। बाकी अपने मास्टर से ये कहता है कि चाचा जिंदा रही हो, जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। खैर इसके बाद अगला सीन इन्वेजन का होता है जहाँ पे सुसेट के जितने भी डिसाइपल थे वो सभी यहाँ पे एक्सटर्नल डीमन से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सॉरी, सुसेट को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसे डिफेंड कर रहे थे। हालांकि बिल्डिंग इन्हीं की ही सेट हो रही थी। खैर उसी टाइम पे अपरियाला वाले देखते हैं कि गुचेंग आया है तो ये तुरंत लड़ाई छोड़ देते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल को देख के बच्चे साइड में खड़े हो जाते हैं। खैर सुसेट के यहाँ पे जो डिसाइपल थे वो भी फाइट करना रुक जाते हैं। वहीं पे अपरियाला वाले तो गुचेंग को ग्रीटिंग्स देते हुए जा रहे थे। वहीं पे सिस्टर जुबे को समझ में आ जाता है कि गुचेंग की यहाँ पे जो पोजीशन है वो पूरी दुनिया के अंदर कुछ ज्यादा ही हाई है, हर कोई उसे पहचानता है। वहीं पे जुवांडी ये देख के हैरान हो गए थे कि गुचेंग के आने से जो लोग अभी यहाँ पे एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए थे जैसे कि कर्जा खाया हो, अब वो चुपचाप कोने में खड़े हैं एक दूसरे के बगल बगल में कि भैया इसे निकल जाने तो नहीं ये हमारी बिल्डिंग सेट कर देगा। जिस पे चन यहाँ पे जुवांडी से यही कह रहे थे कि गुचेंग का यही औरा है। तो फिर गुचेंग लोग अपना रास्ता पार करते हुए जा रहे थे। हम लोग सुसेट के दो डिसेपल्स को देखते हैं। अब जो छोटा वाला था वो सीनियर वाले से कहता है कि भैया आपने तो बोला था कि हम लोग अपनी जान दे देंगे सुसेट को डिफेंड करने के लिए, अभी मौका है गुचेंग की बिल्डिंग सेट कर दे क्या। इस पे बड़ा वाला उसे समझाता है कि साले हम लोगों ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ये सभी हमारे लेवल के ही हैं। अगर हम किसी ऐसे से भिड़ेंगे जो हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर हम लोग बेफालतू में खुद को सेक्रीफाइस ही करेंगे। कर इसके बाद गुचेंग सुसेट को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि धर्माई की बॉडी उड़ते हुए यहीं पे ही आई थी। कर इसके बाद हम लोग गुचेंग को डायरेक्ट सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं और उन सभी लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो गुचेंग के सामने सरेंडर ही करेंगे। तो गुचेंग आगे से कहता है बढ़िया है तुम लोगों ने मेरे खिलाफ फाइट नहीं की, नहीं तो मुझे बेफालतू में कत्लेआम करना पड़ता और खून मारना पड़ता जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाल रंग देखते ही मेरा जी मतला जाता है, उल्टी सी आ जाती है। वहीं पे ये दोनों क्यूटीज आपस में बात करते हुए कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एल्डर सू यहाँ पे इतनी जल्दी सरेंडर कर दिए। जिस पे चन आगे से कहती है कि बढ़िया इन्हीं लोगों के लिए ही है, नहीं तो गुचेंग इनकी फील्डिंग सेट कर देता। जिस पे जुवांडी आगे से ये कहती है कि बढ़िया यही है कि गुचेंग उन लोगों की साइड पे नहीं तो सबसे पहला नंबर उन्हीं लोगों का था। खैर इसके बाद जो भी यहाँ पे एल्डर थे जो सुसाइड के मास्टर के खिलाफ में थे वो सभी गुचेंग से कहते हैं कि ये सब कुछ इन चाचा ने किया है, इनको लोगों ने पकड़ के धर लिया है, अब ये आपके हुए, आपको जो इनको पनिशमेंट देनी है दो। वहीं इनमें से जो एक एल्डर था वो आगे से यहाँ पे सिस्टर जुए को चिल्ला रहा था ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे गद्दार के साथ मिल चुकी हो, तुमने हमारा शर्म से मुंह नीचा करा दिया। जिसपे जुए अपना सर नीचे झुकाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर इसके बाद आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे उस एल्डर से कहता है जो कि जुए से कह रहा था कि तुमने हमारा सर नीचा करा दिया। डाउ से कहता है कि तुम दोनों नीचे घुटनों पर बैठो। जिसपे वो एल्डर मना कर देता है ये कहते हुए कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। और यहाँ पे सारिया पे रहा था कि मैं उसके तले नहीं झुकूंगा, ये फलाना ढिमकाना। उसी टाइम पे डाउ उसके मुंह के ऊपर घूसा मारता है और उसकी चटनी बना देता है, जिसे सुसेट के मास्टर की फटके चार हो जाती है, उनको भाई चोक ले जाती है। पीछे दोनों एल्डर थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जो हम लोगों ने र्यूमर सुना था कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे अर्थ सॉर्ड इमॉर्टल से ज्यादा है वो मजाक नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ पे सुसेट के मास्टर को एकदम धमकाते हुए कहता है कि नीचे झुको, तो वो तुरंत अपने घुटनों पे आ जाते हैं। इसके बाद गोचंग उनसे कहता है अगर तुम मेरे बंदी ही बनने वाले हो तो फिर तुम्हें कल्टीवेशन की क्या ही जरूरत है। जिसके बाद वो उंगली उठा के एक झटके के अंदर ही मास्टर की जो भी कल्टीवेशन थी उसे यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और गोचंग उन लोगों से कहता है कि इनकी कल्टीवेशन अब खत्म हो चुकी है तो फिर ये किसी काम के नहीं रहे, मैं इन्हें प्रिजन के अंदर रखूंगा। जिसके बाद वो बाकी लोगों को से कहता है कि चिंता ना करो यार, मैं कोई दानव थोड़ी ना हूँ, मैं किसी इनोसेंट को नहीं मारता हूँ। तुम लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ सरेंडर कर दिया, इसलिए मैं तुम में से किसी को भी किसी चीज का दोष नहीं दूंगा जो मेरे साथ हुआ था। जिस पे लोग गोचंग की तारीफ करते हुए उससे माफी ही मांगते हैं कि ये हमारी शर्म की बात है कि हमने आपको पहचाना नहीं और आपके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर गोचंग ने सुसेट मास्टर को इसलिए बचा के रखा था क्योंकि वो लिन का मास्टर था। वो यही सोच रहा था कि वो बाद में यहाँ पे मास्टर का इस्तेमाल कर सकता है लिन के खिलाफ में। और उसे भी पता चल जाता है कि लिन यहाँ से जा चुका है क्योंकि उसे यहाँ पे उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। वही जुवांडी ये देख के हैरान हो गए थे कि गोचंग ने यहाँ पे पूरे सुसेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया और सभी लोगों को जाने दिया, सिर्फ मास्टर को ही पकड़ लिया। जिसपे चन आगे से कहती है कि मैंने बोला था ना कि वो काफी ज्यादा काइंड है। जिसके बाद गोचंग उन लोगों से कहता है कि जाओ जाओ अपना काम करो और वो से कहता है कि उसे यहाँ पे उसके साथ कुछ बात करनी है सिस्टर जुए से। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक और कोई खतरनाक बंदर एंट्री मारता है जिसको देख के ये सभी लोग हैरान हो गए थे। सॉर्ड रियलम वाले वो आगे से कहते हैं कि ये तो साला 9th रियलम पे है, अभी तक हमारी हेवनली व्हील क्यों नहीं सामने आई। हम लोग इस पर्सन को देखते हैं तो इसका नाम हम कुछ भी नहीं बताया जाता, सिर्फ इसके कल्टीवेशन के बारे में ही बताया जाता है, काशी सॉवरेन रियलम। जिसके बाद हम लोग कुछ 3 अपर रियलम के कल्टीवेटर्स को देखते हैं जिनको यहाँ पे आने की परमिशन दे दी गई थी। वहीं पे ये लोग गुजन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से आया था लेकिन अभी तक उसने यहाँ पे कोई भी रिसोर्स हासिल क्यों नहीं किया। जिसपे इनके बगल में जो बैंगनी कलर की लड़की थी वो आगे से ये कहती है कि वो कोई अजीब बंदा है यार, मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम लोग गुचेंग को उसके इनर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं और तुम लोगों को ये पेड़ याद होगा, ये वर्ल्ड ट्री है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड ओरिजिन एसेंस को एब्जॉर्ब करता है और जिसकी मदद से वो यहाँ पे एराडॉ फ्रूट को पकाता है जो काफी
ज्यादा ऑफकोर्स हाई लेवल का रहता है, उसे खाते ही कोई बंदा यहाँ पे डिवाइन लेवल का कल्टीवेटर बन सकता है। तो गुचेंग आप जानते हो उसका इस्तेमाल एक शिकारी के तरीके करने वाला है। बेसिकली वो उसका इस्तेमाल चारे के तरीके करेगा। वो पूरी दुनिया के अंदर इन्फॉर्मेशन फैला देगा कि उसके पास ये फ्रूट है, जिसके बाद जो यहाँ पे ट्रू इमोर्टल एक्सपर्ट है, जो यहाँ पे बहुत पुराने पुराने एंसेस्टर हैं जैसे कौसी डिवाइन इमोर्टल्स, वो सभी इसकी एक बाइट लेने के लिए तो आएंगे ही आएंगे और तब गोचंग उन्हें धड़ दबोचेगा। वहीं पे गोचंग कहता है कि सबसे पहले फैमिली को बताता हूँ यार, साला अपने ही घर के आगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इस ट्रैप के अंदर फंस गए तो बड़ी बेइज्जती होगी भाई। फिर इसके बाद हम लोग डा और जुवे को देखते हैं, ये बैठे थे, कोई भी बातचीत नहीं कर रहे थे। गोचंग उन दोनों से कहता है कि ऐसे ही ताकोगे क्या एक दूसरे को, कुछ तो बात कर लो। तो जिसके बाद जुवे गोचंग से पूछते हैं कि सब कुछ सुसेट के अंदर सेटल हो चुका है तो वो लोग अभी तक यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। तो गोचंग उसे कहता है कि जल्दबाजी किस बात की, थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। जिसपे जुवे आगे से कुछ कह पाते उससे पहले उसे खतरनाक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। तो फिर जब कैमरा ऊपर मूव होता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टोबायाओ आ चुका था, जो कि गोचंग से कहता है वादे के मुताबिक मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो गोचंग उसे कहता है कि सही टाइम पे आया हूँ, मैं तो बाहर निकलने वाला था। टोबायाओ सबसे पहले कहता है कि मुझे मेरी छोटी बहन को देखना है कि वो सेफ है या नहीं। तो गोचंग उससे पूछता है कि तुम्हें कोई तरीका पता चला जिससे तुम उस शॉट को खुद से अलग कर सको। जिसके बाद बाकी सभी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सिस्टर जुवे को पता नहीं था कि ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें शॉट के बारे में नाम पता था, तो उन्हें कुछ अजीब सी चीज महसूस हो रही थी अपने कानों के अंदर। और जुवे को ऐसा लगता है कि इसी शॉट की वजह से गोचंग इस वर्ल्ड के अंदर आया हुआ है। वो तो आधी बात है। फिर इसके बाद गोचंग अपना वादा पूरा करता है और वो यहाँ पे टोबायाओ को उसकी छोटी बहन से मिलवाता है, जो पूरी तरीके से ठीक ठाक थी। और वो टोबायाओ से कहता है कि सेटिस्फाई हो ब्रो। फिर इसके बाद टोबायाओ एक लंबी सांस लेता है और गोचंग से कहता है कि चलो फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिन जिस गुफा के अंदर बैठा हुआ था, वहाँ पे कई सारी शॉट्स थी, तो वो सभी शॉट्स उड़ते हुए वहाँ पे लिन की तरफ जाने लगती हैं। जिसके बाद यहाँ पे जितने भी डिसेबल थे उन सभी लोगों की शॉट्स भी उड़ते हुए यहाँ पे लिन की तरफ जाने लगती हैं। और जो भी एल्डर हैं और जो भी लोग हैं उन लोगों की जो शॉर्ट स्पिरिट पावर है वो भी यहाँ पे लिन की तरफ आकर्षित होने लगती है। बेसिकली वो यहाँ पे सभी लोगों की तरफ से अपनी अपनी पावर खींच रहा था। बेसिकली टोबायाओ इन लोगों से इनकी पावर उधार ले रहा है ताकि वो गोचंग के खिलाफ में जीत सके। फिर इसके बाद टोबायाओ गोचंग से कहता है अगर तुम्हें मेरी शॉट चाहिए तो फिर अपनी लाइफ के ऊपर गिव अप करो। जिसपे गोचंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि तुम ये सब कुछ इतने परफेक्टली कैसे कर सकते हो, मैं कितना ज्यादा केयरलेस था, मैं यहाँ पे तुम्हें हल्के में ले रहा था वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद टोबायाओ गोचंग के ऊपर इकट्ठा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तुम देखो भाई गोचंग की तरफ कितनी शॉट्स आगे बढ़ रही हैं। उस टाइम बेटा तेजी के साथ आगे बढ़ता है गोचंग के अटैक को रोकने के लिए और वो उन सभी शॉट्स को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और एकदम इमेंस पावर रिलीज होती है। जिससे जो भी एल्डर थे वो सभी आगे से कहते हैं कि गोचंग की फील्डिंग सेट तो नहीं हो गई। वहाँ पे हम लोग जुए को देखते हैं जो कि शील्ड बना के यहाँ पे उन सभी शॉट से खुद को और उन दोनों क्यूटीज को बचा रही थी। वहाँ पे ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जो आसपास के पहाड़ों और चीजों के ऊपर टकराती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके कुछ मिनटों के बाद जब मामला पूरी तरीके से शांत हो जाता है तो जुए तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसको ये लग रहा था अगर ये फोर्स थोड़ी देर के लिए और चलती तो वो यहाँ पे मारी जाती, लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो उसकी एक सेकंड के लिए आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि गोचंग ने 2 उंगलियों से उस शॉट को पकड़ लिया था। और गोचंग डा से कहता है कि यार तुमने यार पूरा और यार अकेले फार्म कर लिया, मुझे लगा कि मैं कुछ करूंगा लेकिन तुम बीच में आ गए यार, ऐसा ना करा करो। वहाँ पे सभी लोग गोचंग को जिंदा देख के दंग रह गए थे। खैर इसके बाद गोचंग अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए टोबायाओ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम अपना ट्रम्प कार्ड दिखा रहे हो और मुझे सच में लगा कि तुम एकदम खतरनाक शो दिखाओगे, लेकिन तुम तो फुसकी बम निकले यार, दया आ रही है तुम पे अब। इसके बाद वो टोबायाओ से कहता है कि कुछ और कहना है, तो टोबायाओ आगे से कहता है खत्म कर दो और छोटी बहन को जाने दो बस। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि हाँ भाई तुम्हारी बहनों को जाने दूंगा, मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और गोचंग शॉट को पकड़ के उसे प्यार से सहला ही रहा था कि अचानक से गोचंग को एक झटका लगता है और गोचंग के हाथों से यहाँ पे टोबायाओ गायब हो जाता है। दरअसल यहाँ पे हेवनली व्हील आ गई थी जो कि टोबायाओ को अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। गोचंग को पहले तो ये किसी तरीके का ट्रम्प कार्ड लगता है, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया भाई कि हेवनली व्हील है, गोचंग को नहीं पता। गोचंग को लगता है कि ये टोबायाओ का कोई दूसरा ट्रम्प कार्ड है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस क्रैक के अंदर से एक आंख बाहर निकलती है जिसके अंदर से लगातार एनर्जी नीचे गिरती हुई जा रही थी। वहीं पे यहाँ पे जितने भी एल्डर थे वो सभी आगे से ये कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज है जिसके खिलाफ इंसान लड़ ही नहीं सकते हैं। वहीं पे ये आंख हर किसी के ऊपर हमला करे जा रही थी, हर किसी के ऊपर, अपर रियलम वालों से लेके सॉड रियलम वालों दोनों के ऊपर खटाखट। खैर अपर रियलम वालों की फटी, वो तुरंत यहाँ से भागते हैं, कहते हैं भागो इससे पहले कि हमारी फील्डिंग सेट हो जाए। और ये बिजली जिनके ऊपर गिर रही थी वो पटाखों की तरह पट पट फूटते जा रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग फिया को देखते हैं जिसके अंकल उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि ये सारा कांड गोचंग की वजह से ही हो रहा है। जिसके बाद हम लोग जुए को देखते हैं जो कि दोबारा अपनी शील्ड बाहर निकाल लेते हैं और उसे कुछ महसूस हो रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा घिनौनी है। मतलब होता है ना कि तुम कभी सोचते हो कि बस हो गया भाई अब उठ ही जाऊं, बढ़िया है, उठा ले रे बाबा उठा ले, यही सोचते हो, उसी तरीके की फीलिंग थी। जिसके बाद सभी लोगों को समझ में आ जाता है, साथ में गोचंग को भी, कि ये सीरियलम की हेवनली व्हील है। लेकिन गोचंग को ये बात समझ में नहीं थी कि इसे टोबायाओ के अंदर से क्या चाहिए भाई जो उसे बचाने के लिए सामने आ गई। यहाँ लोग मरे जा रहे हैं, बुला रहे हैं, पैर धो रहे हैं, ये नहीं आ रही, लेकिन टोबायाओ को बचाने के लिए आ गई। खैर एल्डर खुश
खुश हो जाते हैं कि उनकी हेवनली विल यहाँ पे आ गई, तो वो लोग अब यहाँ पे बच जाएंगे और उनका वर्ल्ड भी बच जाएगा। जिसके बाद वो अपने सभी डिसाइपल से कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट करो और तुरंत वहां से खिसक लो। जिसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि दोबारा अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो हेवनली विल का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो अपने हाथों की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो हेवनली विल डर के मारे वहां से भाग जाती है और वो गुचेंग को मुंह तक नहीं लगाती। लेकिन इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है जो ऑफ कोर्स हेवनली विल की ही थी। तो फिर यहाँ पे जितने भी पैलेस थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कई सारे डिसाइपल्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसलिए ये लोग तुरंत यहाँ से भागते हैं ताकि अपने बचे कुछ डिसाइपल्स को बचा सके। फिर इसके बाद गुचेंग उस छेद को जाके चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, हेवनली विल जा चुकी है। वहीं पे गुचेंग को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहे थे क्योंकि हेवनली विल की जो कल्टीवेशन थी वो काफी ज्यादा कम थी। इसलिए गुचेंग को यही लगता है कि ये सच में यहाँ पे कोई हेवनली विल नहीं है, ये कोई दूसरी चीज थी। इसलिए गुचेंग डा से कहता है जाओ और जाके इस क्रिएचर का पीछा करो स्पेस क्रैक के अंदर घुस के, और जैसे तुम्हें टोबायाओ मिले तो एहसान करके उसकी फील्डिंग सेट कर देना मेरे लिए भाई। तो फिर डा उस क्रिएचर का पीछा करने के लिए तुरंत यहाँ से निकल जाता है। जिसपे जुवांडी एक वायलेट सवाल पूछती है कि उन लोगों की लास्ट होप भी अब चली जा चुकी है, बल्कि हेवनली विल उन्हें यहाँ पे खुद डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। अगर गुचेंग उन्हें बचाने के लिए ना आता तो वो सभी लोग मारे जा चुके होते। वह पे जुबे आगे से कहती है कि वो तो हेवंस के खिलाफ में भी खड़ा हो गया, अब उसे यकीन हो गया है कि इस पूरे रियलम के अंदर कोई भी उसके खिलाफ नहीं ही जाएगा। फिर इसके बाद गुचेंग नीचे आता है और झूठी माफी मांगता है ये कहते हुए कि वो यहाँ पे सावधान नहीं था, इसी वजह से पूरा सुसेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। जिसपे वो लोग कुछ कह भी कहा सकते थे। वो सभी गुचेंग से यही कहते हैं अगर गुचेंग ने कुछ किया ना होता तो वो सभी लोग यहाँ पे मारे जा चुके होते। फिर इसके बाद यहाँ पे जो एल्डर थे वो आगे बढ़ते हैं और वो गुचेंग से पूछते हैं कि उन लोगों की हेवनली विल ने उन लोगों के ऊपर ही उल्टा अटैक क्यों किया। जिसपे गुचेंग उन लोगों से ये कहता है कि उनके रियलम की विल के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये उस वाले विल से पूरी तरीके से अलग है जिसको गुचेंग जानता है। इसलिए अगर इन लोगों को आगे के जवाब चाहिए तो फिर इन लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि ये विल कहाँ पे आराम करती है। जिस पर ये लोग जान के हैरान हो जाते हैं कि हेवनली विल कहीं पे रुक के आराम भी करती है क्या। तो गुचेंग उन लोगों को बता देता है कि एक जगह होती है जहाँ पे मैनिफेस्टेड विल अपने रियलम को रीसेट करती है। हालांकि गुचेंग को इसकी पूरे तरीके से यकीन तो नहीं है, लेकिन उसने रिकॉर्ड्स के अंदर इसको पढ़ा हुआ है। इसलिए गुचेंग उन लोगों से कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग उस हेवनली विल को कैसे ढूंढते हो, मैं तो चला भाई। क्योंकि गुचेंग को जो गोल चाहिए था वो उसे मिल गया, यानी कि वो शॉट, तो वो अपने घर जा रहा है। जिसपे वो सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अगर गुचेंग यहाँ से चला गया तो अपर रियलम उनके ऊपर यहाँ पे चढ़ाई कर देगा, वो भी पूरी ताकत के साथ में। वह पेजुए अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि गुचेंग यहाँ पे उस शॉट के चक्कर से ही आया हुआ था। वो शुरुआत से उसे गलत समझ रही थी। गुचेंग एक भला आदमी है और जुए जिस तरीके से गुचेंग को यहाँ पे इमेजिन कर रही है ना, बस 4 चैप्टर के बाद में ये इस तरीके से गुचेंग को इमेजिन नहीं करेगी। जिसके बाद गुचेंग यहाँ से कल्टी मार लेता है बिना इन लोगों को बाय बाय बोले हुए। जिसपे चेन नाराज हो जाती है कि वो गुचेंग को गुड बाय भी बोल नहीं पाए। जिसपे जुए उन लोगों से कहती है कि वो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को आगाह करने के लिए आया हुआ था, उसका काम खत्म हुआ, वो चला गया। वो उन लोगों से कहती है कि अपने अपने रिसोर्स इकट्ठा कर लो, अब हम लोगों को पूरा फोकस हेवनली रियम को ढूंढने में लगाना है कि वो कहाँ पे इंतजार करती है, कहाँ पे आराम करती है। अब वो लोग सिर्फ अपने ऊपर ही रह सकते हैं, खुद के ऊपर भरोसा कर सकते हैं आगे जो भी मुसीबत आएगी उसका सामना करने के लिए। जिसके बाद कई सारे दिन बीत जाते हैं। हम लोग वुडी को देखते हैं जो कि मिंग के पास में आया हुआ था। मिंग उसे पूछती है किस लिए भेजा गया भैया तुमको। जिसपे वुडी अपने पास से उन सभी वेपन्स को बाहर निकालता है जो कि वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए थे साथ के साथ। और गुचेंग ने वुडी के यहाँ तो इनको यहाँ पे मिंग के पास भिजवाया है। मिंग ये देख के हैरान हो जाती है कि गुचेंग ने ये सब कुछ इतनी जल्दी इकट्ठा कर लिया, खासकर शॉट को भी। लेकिन बाद में वो यहाँ पे अपनी एक्साइटमेंट को मार देती है और वुडी से कहती है कि उसके पास तो कई सारे लोग होंगे ना ये सारे काम करने के लिए, तो फिर उसने मुझे क्यों चूज किया। मिंग के मुताबिक चूचू उसके लिए बढ़िया रहेगी। जिससे वुडी को झटका लगता है और गुचेंग को पहले से ही पता था कि मिंग नाराज रहेगी, तो उसने वुडी को पहले पट्टी पढ़ा देगी। तुम्हारी मालकिन गुस्सैल है, उसे एकदम मक्खन लगाना और तारीफ की छाछनी में डुबो देना, वो खुश हो जाएगी तो सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। वुडी पूछता है कि मालकिन को मनाना मुश्किल है क्या, तो गुचेंग आगे से कहता है कि मुझसे भी ज्यादा मुश्किल। फिर इसके बाद वुडी अपनी जवान चलाता है, छाछनी में लपेट के एकदम खटाखट वो मिंग की ऐसी ऐसी तारीफ करता है कि पूछो नहीं। मिंग से ज्यादा सुंदर कोई नहीं, उससे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कैपेबल कोई नहीं है गुचेंग के आसपास। गुचेंग ने ऐसा बोला। और अगर ये सारा काम अगर मिंग करेगी तो फिर गुचेंग को जरा से भी चिंता नहीं रहेगी। जिसमें मिंग खुश तो हो जाती है और वो इस चीज के लिए मान जाती है, लेकिन दिखाती नहीं है। इसके बाद हम लोग दोबारा सॉर्ड रियलम को देखते हैं और ये लोग यहाँ पे किसी चीज को ढूंढने के लिए आए हुए थे। जैसा कि गुचेंग ने बताया था कि तुम लोगों को वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हेवनली विल आराम करती है। तो ये लोग उसी जगह को ढूंढने के लिए आए हुए थे, लेकिन इन्हें वो जगह नहीं मिल रही थी। इन्हें ये लग रहा था कि इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता है कि सुसेक्ट इन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे। जिसके बाद अगला सीन बाउंडलेस रवीन का होता है, जहाँ पे हम लोग लिन को देखते हैं। इसे भी सब कुछ समझ में आ चुका था कि सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसका मास्टर गायब हो चुका है और ये गुचेंग को ही गालियां दिए जा रहा था। खैर अपने मेथड का इस्तेमाल करते हुए बाउंडलेस राविन के पास आ चुका था। इसे ये लग रहा था अगर इसका असेसन हो जाता है, यानी कि ब्रेक थ्रू कर लेता है ये, तो ये गुचेंग को ना ही कुत्तों के तरीके मार पाएगा बल्कि अपने वर्ल्ड को भी बचा पाएगा। खैर अचानक से ये सुनसान जगह एकदम खलिहान में बदल जाती है क्योंकि सामने डिवाइन रियलम था और यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स के बारे में लिन ने अपने रिकॉर्ड्स के अंदर पढ़ा हुआ था, एशियन रिकॉर्ड्स के अंदर, वो सभी यहाँ पे ही हंस खेल रहे थे। तभी लिन के सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि आगे से कहता है अरे वाह
चुनिंदा आ गया मेरे पास। लिन आगे से कहता है बुड्ढे तू कौन है रे? जिसपे वो बुढ़ा आगे से कहता है कि मैं वही हूँ जिसको तुम्हें तलाश है, तुम्हारा फेट का बचा हुआ टुकड़ा जिसको तुम ढूंढ रहे हो। लिन आगे से कहता है कि लेकिन मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रहा। तो वो बुढ़ा आगे से बताता है कि वो गार्डियन ब्लड लाइन का सक्सेसर है जो कि यहाँ पे इस जगह को गार्ड कर रहा है, और ये जिस चीज को गार्ड कर रहा है उस चीज का नाम हेवनली डाओ सॉर्ड है, जिसको सुन के लिन हैरान हो जाता है। इसे ये नहीं पता कि ये क्या ढूंढ रहा है, इसे बस पता है कि इस दिशा में जाओ कुछ मिल जाए, इसलिए हेवनली डाओ सॉर्ड को ही वो ट्रेजर मान लेता है जिसके लिए वो यहाँ पे आया है। लिन आगे से कहता है कि उसे ये हेवनली डाओ सॉर्ड किसी भी कीमत पे चाहिए। एक्सटर्नल हेवनली डीमंस उनकी साइड पे आ चुके हैं जो कि उनके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और जितने भी यहाँ पे 13 कॉन्टिनेंट है यानी कि 13 इलाके हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। अगर वो यहाँ पे उन लोगों की मदद नहीं करता है तो पूरा का पूरा सॉर्ड रियलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए उसको यहाँ पे हेवनली डाओ सॉर्ड किसी भी कीमत पे चाहिए ताकि वो यहाँ पे अपने रियलम के अंदर शांति ला सके और उसे बचा सके। वो बड्डा लिन से कहता है कि तुम सच में चुने गए हुए हो, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी प्रेजेंस बाकियों से बिल्कुल अलग है। इस दुनिया के अंदर जहाँ पे अराजकता पूरी तरीके से मची पड़ी है, सिर्फ हेवनली डाओ सॉर्ड ही सभी लोगों को शांति दिला सकती है। जिसके बाद वो यहाँ पे हेवनली डाओ सॉर्ड को पाने की चाबी लिन को दे देता है, ये कहते हुए कि इसका इंतजाम करो और सीधा अंदर चले जाओ। इसी रास्ते के दौरान तुम्हें एक लेक मिलेगी जिसके अंदर प्रतिबिंब रहेगा, तुम्हें उसी जगह पे ढूंढना है जहाँ पे तुम्हें वो हेवनली डाओ सॉर्ड मिल जाएगी। उसे ये वहीं पे ही सील किया गया होगा, उसको सिर्फ वही लोग ओपन कर सकते हैं जिनके पास ये चाबी होगी, तभी तुम उस सील को हटा पाओगे। लिन आगे से बताता है कि जो प्रतिबिंब वाली नदी है यानी कि रिफ्लेक्शन लेक, वो यहाँ पे वुज़ेंग सॉर्ड के साथ ही गायब हो चुकी है, वो उसे कैसे ढूंढेगा। जिसपे वो बुड्ढा उसे बताता है कि रिफ्लेक्शन लेक हमेशा से ही यहाँ पे थी, सिर्फ कुछ ही लोग उसे ढूंढ पाते हैं। इसके बाद वो लिन से कहता है कि समय बर्बाद ना करो, खाई की गहराई के अंदर जाओ और चाबी लेके उस सॉर्ड को ढूंढने की कोशिश करो, अगर तुम्हारी किस्मत रही तो फिर तुम्हें वो यहाँ पे मिल जाएगी। खैर इसके बाद लिन उस बुड्ढे से कहता है कि चाचा और कुछ भी बताना है, अगर बताना है तो बता दो। जिसपे वो बुड्ढा आगे से कहता है कि मेरा फेट यहाँ पे रुक के फेटेड वन को ये चाबी देना था, जिसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है और ये तुरंत यहाँ से कट भी लेता है, ये कहते हुए कि अब वो शांति के साथ अब मर सकता है। वो लिन अपने मन के अंदर सोच रहा था कि बुड्ढे के पास दम है, वो नॉर्मल अर्थ इमॉर्टल से ज्यादा शक्तिशाली है। वो ये सोच रहा था अगर ये दोनों एक साथ मिलकर गोचेंग के पीछे पड़ जाए तो वो लोग गोचेंग को भगा सकते हैं यहाँ से। खैर वो बुड्ढे को इतने समय बुला देता है क्योंकि उसके लिए हेवनली डाओ सॉर्ड ज्यादा जरूरी है, और वो गहराई के अंदर घुस जाता है उसे ढूंढने के लिए। और लिन जैसे ही अंदर घुसा था तो ये एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखा, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसी के पीछे हम लोग बुड्ढे को देखते हैं और उसकी आंखों और चेहरों से हमें पता चलता है कि इसने लिन की फील्डिंग सेट कर दी है हेवनली डाओ सॉर्ड की लॉलीपॉप देके। खैर इसके बाद ये बुड्ढा यहाँ पे धुआं हटाता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे टोबायाओ की बॉडी मिलती है, और बुड्ढे ने यहाँ पे टोबायाओ को दरिया दिल से नहीं बचाया था, वो टोबायाओ की बॉडी इस्तेमाल करना चाहता था क्योंकि उसकी बॉडी के पास दोनों दुनियाओं के औरा थे। बेसिकली सॉर्ड रियलम का औरा भी था और अपर रियलम का भी औरा था, इसीलिए अगर वो इस बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर चाचा कुछ कर पाते उससे पहले ही कोई इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन चाचा आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उस तरफ देख के कहते हैं कि ये तो तुम हो। तो फिर हमें पता चलता है कि चाचा का पीछा करने वाला और कोई नहीं, डा ही था, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन विल है। चाचा डा से कहते हैं कि तुम तो यार मुझे पीछा एकदम कुत्ते की तरह कर रहे हो, छोड़ा ही नहीं। खैर इसके बाद डा चाचा के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोचेंग से कुछ छीनने की। जिसके बाद वो यहाँ पे चाचा के ऊपर अपनी धर्माइक बॉडी के साथ में हमला करता है, लेकिन चाचा उससे कहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो गए, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मेरे सामने टिक पाओ, मैं भी इस दुनिया की मैनिफेस्टेड विल हूँ। जिसके बाद वो वहां से टेलीपोर्ट मारते और पीछे आ जाते हैं अटैक को डॉज करते हुए। और हमें यह भी पता चलता है कि चाचा पूरी तरीके से नहीं, यानी कि इनका कुछ हिस्सा अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो डा के सामने इतनी जल्दी तो नहीं हार मानने वाले। तो डा भी आगे से कह देता है कि जब टोबाया को उठा के लेके जा रहे थे तो गोचेंग से डर के मारे भाग काहे गए भाई। तो फिर चाचा को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए डा की जो धर्माइक बॉडी थे उसे यहाँ पे पूरी तरीके से सेटर करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसे टुकड़े टुकड़ों में बदल देते हैं। जिसके बाद वो डा से कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी भले ही यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फिजिकल रेजिस्टेंस के मामले में उसका कोई जवाब ना हो, लेकिन इसके बावजूद तुम किसी हेवनली डाओ के सामने टिक थोड़ी ना पाओगे। जिसके बाद चाचा का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है और वो डा से कहते हैं अगर तुम्हारा मास्टर भी यहाँ पे आ जाए ना तो वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। डा आगे से कहता है ऐसा क्या। जिसके बाद वो यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट को तोड़ता है जिसके अंदर से यहाँ पे गोचेंग बाहर निकलता है, जिसको देख के चाचा की फटकी चार। चाचा आगे से कहते हैं कि ये चीटिंग है, तुम अपने पास इस तरीके से ट्रेजर नहीं रख सकते कि किसी को भी बुला लो। तो फिर हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि बाहर निकलते ही कहता है और बढ़ो का हाल चाल। और डा चाचा से कहता है कि अब बताओ, अभी तो तुम बहुत ज्यादा कुछ बोल रहे थे, अब बोलो ना। गोचेंग चाचा से कहता है कि अच्छा जो धर्माइक बॉडी का हिस्सा वहाँ पे दिखाई दिया था, वो आंख दिखाई दी थी, वो तुम्हारी बॉडी का हिस्सा था। चाचा आगे से चिकते हुए कहते हैं कि वो इस रियलम के रूलर हैं, यहाँ के हेवन एंड अर्थ है, वो गोचेंग के सामने इतनी आसानी के साथ तो हार नहीं मानने वाले। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए गोचेंग को यहाँ पे कुचलने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये पूरी तरीके से एक गॉड है इस दुनिया का, तो ये अपने मुताबिक यहाँ पे चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो ये गोचेंग को उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोचेंग के पास है दोइस्ट बोन और इसकी पूरी बोन ही यहाँ पे दोइस्ट बोन के साथ में बनी हुई है। ऑफ कोर्स अपनी बहन की हड्डियां चुराएगा
तो बनेगी ही ना। खैर चाचा की आंखें बाहर, उन्हें यकीन नहीं होता कि गुचंग की पूरी बॉडी है यहाँ पे 2 स्टोन से बनी हुई है। वो गुचंग से कहते हैं कि कौन है रे तू, और चाचा मन के अंदर सोचते हैं कि ये सब कुछ तो मुझे चाहिए था, मैं हमेशा से इसकी चाहत रखता था। खैर गुचंग चाचा को ऑफर देता है, ये कहते हुए अगर तुम मुझे बता दो कि ओरिजिन एसेंस कहाँ पे है हेवनली डाओ का, तो फिर मैं तुम्हारी कॉन्शियस को जिंदा छोड़ दूंगा। चाचा उससे पूछते हैं कि तुम ओरिजिन एसेंस की वजह से आए हो क्या यहाँ पे। गुचंग आगे से कहता है कि और किस लेके आऊंगा, यहाँ पे 2 घोड़े के रिसोर्स मेरे किस काम के आए। चाचा गुचंग से कहते हैं कि यहाँ पे हेवनली डाओ का जो ओरिजिन एसेंस है वो लिंक पूरी तरीके से चाचा के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो बॉडी दिखाई दे रही है वो ओरिजिन एसेंस से बनी हुई है। अगर ओरिजिन एसेंस यहाँ से उठा तो चाचा गायब, इसीलिए वो गुचंग को इस बारे में कैसे बता सकते हैं। जिसपे गुचंग कहता है कि अच्छा, जो मैंने अंदाजा लगाया था वो पूरी तरीके से सही था। तुम शुरुआत में यहाँ पे हेवनली विल की तरीके ही थे, लेकिन तुम कॉन्शियस थे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे इस दुनिया की, इसलिए तुम यहाँ पे स्पिरिट रियलम के अंदर बदले, जिसके बाद तुम ट्रांसेंडेंट स्टेज के अंदर आए और इस तरीके से तुम इस वर्ल्ड के विल बन गए और तुमने सक्सेसफुली ये पोजीशन हासिल कर ली और ये बॉडी बना ली और तुम्हारे पास पोटेंशियल भी है और शायद से तुम उस रियलम तक पहुंच सकते हो। नाम नहीं बताया हमें, लेकिन गुचंग बीच ही में रुक जाता है। तो चाचा उससे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो, तुम्हें इतना सब कैसे पता है। बेसिकली गुचंग चाचा के लिए खतरा बन चुका है, गुचंग को कुछ ज्यादा ही पता है चाचा के बारे में, और अगर वो जो गुचंग को यहाँ से जिंदा जाने देंगे तो वो हमेशा के लिए उनकी गले की हड्डी बन के पड़ा रहेगा। तो गुचंग आगे से खुद ही चीखते हुए कहता है कि आओ ना भाई, खत्म कर लो ना, सारा किस्सा खत्म करो। जिसके बाद ये अपनी असली रंग दिखा रहा था। चाचा आगे से चीखते हुए कहते हैं कि मौत से टक्कर कर रहा है, तो गुचंग आगे से कहता है शौक है, लेकिन इसका होता अपोजिट है, क्योंकि चाचा कल्टी मार लेते हैं, जिससे तो गुचंग भी हैरान की तो चिल्ला रहा था, डायलॉग मार रहा था, हमला करने की जगह पे भाग कैसे गया ये। दरअसल चाचा को समझ में आ गया है कि गुचंग का यहाँ पे लेवल लिन के बराबर का ही है, फिर उससे हाई है, और वो अभी यहाँ पे गुचंग से पूरी तरीके से नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर से सील हटानी है, जो कि लिन हटाएगा, जिसके बाद वो यहाँ पे टोबायो की बॉडी के ऊपर कब्जा करेंगे, तब आके वो गुचंग से निपट सकता है। गुचंग उससे कहता है कि बुद्धिमानी काफी अच्छी चीज है और चालाकी भी, जिस हिसाब से भागे हो बच जाते, लेकिन मैं तुमसे हमेशा 2 कदम आगे था। मैंने जैसे ही इस धरती के ऊपर कदम रखा तैसे ही चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, अब तुम इस जगह से भाग नहीं सकते दादा। इसके बाद गुचंग जैसे ही मुट्ठी बंद करता है तो चारों तरफ से उसने यहाँ पे स्पेस को सील कर दिया था, जिससे ना ही तो कोई अंदर आ सकता और ना ही कोई बाहर जा सकता है। और गुचंग पीछे से खड़ा होते हुए कहता है कि अब स्ट्रगल करना बंद करो यार, उम्र हो गई हो तुम्हारी, अब तुम संन्यास ले लो। लेकिन चाचा आगे से ऑरा फॉर्म करते हुए कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ से जा सकते हैं, इस दुनिया के अंदर उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पे टोबायाओ को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसको ले जा नहीं सकते हैं। इसके बाद गुचंग आगे से जंजीरों का इस्तेमाल करता है चाचा को पकड़ने के, लेकिन वो जंजीरें यहाँ पे चाचा के आर पार हो जाती है, उन्हें कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो ऑरा फॉर्म करते हुए कहते हैं, देखा मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ, ये दुनिया मैं हूँ, यहाँ के जितने भी रूल्स हैं, यहाँ का स्पेस वाटर सब मैं कंट्रोल करता हूँ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई भी मार नहीं सकता। तभी गुचंग आगे से वो बाटली बाहर निकालता है जो हर किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है और चाचा के मुंह के पास रख देता है। चाचा के रिएक्शन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड था, क्योंकि अगले पल गुचंग उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चीखते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद गुचंग पार्टी मार के बैठ जाता है और चाचा की सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो चाचा की जितनी भी मेमोरी थी वो सब गुचंग को मिल जाती है। जिसके बाद हमें चाचा का पास्ट पता चलता है। तो शुरुआत में चाचा एक हेवनली डाओ विल की तरीके ही थे, जो कि इस दुनिया के साथ में पैदा हुए थे शुरुआत के साथ ही में, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो फिर जो चाचा थे, जो उनकी विल थी, वो यहाँ पे डिससेटिस्फाइड थे सिर्फ एक नॉर्मल सी कॉन्शियस के रूप में। इन्हें भी अय्याशी करनी थी, इन्हें भी शरीर चाहिए था, ये भी माल फूक के बंद होना चाहते थे। इसलिए चाचा यानी कि विल ने प्लान बनाया कि यहाँ के जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो उन्हें एक बार में ही सेक्रीफाइस कर देंगे, जिससे वो यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसेंडेंट स्टेज को हासिल कर लेंगे। लेकिन उस टाइम के यहाँ पे जो सुप्रीम एक्सपर्ट्स थे उन्हें कुछ समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, चाचा मूड में है अय्याशी करने के। तो उन लोगों ने एक टीम बनाई और खिलाफ लड़ गए हेवनली डाओ के, यानी कि अपने ही भगवान से, और उन लोगों ने कैसे न तैसे यहाँ पे चाचा को हरा ही दिया। लेकिन ये वाली बात हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री की बातों में दब के रह गई, किसी को भी नहीं पता कि इस हेवनली विल के साथ क्या हुआ था और ये कितनी ज्यादा इविल थी, क्योंकि इस बड़ी महान वॉर की वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया था, वर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म हो गया था। लेकिन जब ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला था तभी अचानक से कल्टिवेटर्स ने जीत की हासिल कर ली, जिसके बाद इस हेवनली डाओ विल को मिरर लेक यानी कि वही रिफ्लेक्शन वाली लेक के अंदर गहराई के अंदर सील कर दिया गया। जो कल्टिवेटर्स ने ये लड़ाई लड़ी थी उनके कुछ ग्रुप्स ने एक साथ मटेरियल्स है जो कि डिवाइन मटेरियल्स थे उनके साथ मिला के एक डिवाइन सॉर्ड बनाई, जिसको यहाँ पे लेक के साथ ही लगा दिया गया। जहाँ पे वो लेक है वहीं पे ही कॉन्सिनेंट सील है और वहीं पे ही वो हेवनली डाओ सॉर्ड है, जिसके पीछे लिन गया हुआ है। गुचंग ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चाचा की मेन बॉडी को यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया था, जो कि लेक के पास सील है, सॉर्ड के ऊपर या फिर सॉर्ड के नीचे। और जिसके साथ गुचंग भिड़ रहा था वो बस एक नॉर्मल सी रिकार्डिनेशन ही थी। वह पे लिन शायद से उन एक्सपर्ट्स का डिसेंडेंट हो सकता है जिन्होंने हेवनली डाओ को सील किया था, लेकिन लिन की किस्मत खराब है कि वो अपने ही सबसे बड़े एनिमी से अपना कटवा लिया। खैर इसके बाद गुचंग यहाँ पे डा से कहता है कि अपना बेस रूप बदल लो और सभी लोगों को ये जाके बता दो कि लेजेंडरी मिरर लेक के पास ही उन लोगों की उम्मीदें हैं, उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे अपने वर्ल्ड को बचा सकते हैं। डागे
आगे से पूछता है लेकिन इन जनाब के बारे में क्या, इनका क्या करें हम लोग। तो गुचंग आगे से कहता है इनका इनका हम लोग खातिरदारी करेंगे। पर वो गुचंग ने वो इन्फॉर्मेशन इसलिए फैला दी तो कि वहाँ पे अपर रेलम वाले भी जाएंगे और ये डुआन वाले भी जाएंगे, वहाँ पे मचेगा केओस और जब सील टूटेगी तो गुचंग उनकी फील्डिंग सेट कर देगा क्योंकि वहीं पे ओरिजिनेशन है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिया के ऊपर आ जाता है क्योंकि टोबायो की फील्डिंग सेट हो गई थी हमेशा के लिए और उसे उड़ा दिया गया था आसमान में, तो उसका जो टैबलेट था लाइफ वाला वो यहाँ पे टूट गया था, जिससे फिया को समझ में आ जाता है कि उसका मजनू चल बसा है। और फिया को यही लग रहा था कि उसका सामना किसी ताकतवर जीव से हो गया जिससे वो अपनी जान नहीं बचा पाया। जिसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं, बेसिकली जुबे और एल्डर्स को। इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी जो गुचंग ने फैलाई थी, तो इन लोगों ने अपना जत्था जोड़ा और जादू टोटा करके इन लोगों ने पता लगाया कि रूमर्स पूरी तरीके से सही है क्योंकि मिरर लेक के पास ही सॉर्ड सिटी एक बार देखी गई थी और वहीं पे ही डिवाइन सॉर्ड हैं जो सुप्रीम सॉर्ड सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी आगे से बताती है कि यहाँ पे कुछ और भी सॉर्ड्स प्रिस्क्रिप्शन है जो कि यहाँ पे रूमर्स के साथ में जुड़ रहे हैं जो सॉर्ड सिटी से ही जुड़े हुए हैं। अगर दोनों ही अफवाह वहाँ पे एक साथ मिल रही है तो फिर उन लोगों को जगह पे जाके चेक करना चाहिए। खैर इसके बाद ये लोग पता नहीं किसी चीज को जोड़ते हैं तो फिर इन लोगों को एक नक्शा सा मिल जाता है। इसके बारे में कुछ बताया नहीं ना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ यार तुम्हें। बस जुबे उन सभी चीजों को देख के आगे से यही बताते हैं कि जितने भी निशान और क्लू जा रहे हैं वो सभी एशियंट रियून की तरफ जा रहे हैं, जो कि इन लोगों के लिए भी एक बड़ी न्यूज है क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि इनके रियलम के अंदर इतनी बड़ी एक एशियंट रियून है जिसका नाम एशियंट जुआन डिवाइन डायनेस्टी है। फिर इसके बाद गुचंग को भी इस रियून के बारे में पता चल जाता है और गुचंग ने जब टोबायो की फील्डिंग सेट की थी तो फिर उसे उसके चेस्ट भी मिल गई थी सिस्टम की तरफ से। खैर गुचंग आगे से डा से पूछता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो डा आगे से बताता है कि वो सुसेट के अंदर वो लोग जादू टोना कर रहे थे उसी से हम लोगों को मिली है। और फिर गुचंग को पहले से मिरर लेक के बारे में पता था तो उन लोगों को यहाँ पे बस डायरेक्ट फॉलो करना था, यानी कि जब वो लोग रियून के अंदर घुसेंगे तो पीछे से गुचंग धप्पा मार देगा। खैर गुचंग डा से कहता है कि अरे ये इन्फॉर्मेशन हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ भी तो शेयर करो, अपर रियलम के अंदर भी जाओ और जाके डंका पीट दो इसका, क्योंकि इससे गुचंग को ज्यादा फायदा होगा। एक साइड हीरो बनेगा तो एक साइड और ज्यादा फेमस होगा। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिन पे आ जाता है और ये पता नहीं कहाँ आ गया था बेचारा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन की के हिसाब से मिरर लेक यहीं पे ही होनी चाहिए। लेकिन ये घंटा भर यहाँ पे घूम लिया लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिला, बस टूटे फूटो घरों के अलावा। यहाँ तक कि इसने पानी की एक बूंद भी नहीं देखी तो यहाँ पे झील कैसे होगी। इसलिए लिन यही फैसला करता है कि थोड़ा सा और ज्यादा गहराई के अंदर जाते हैं ताकि वो कोई मिस्टीरियस फॉर्मेशन को छू ले जिससे वो मिरर लेक सामने आ जाए। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है और ये लोग भी उसी जगह पे आ गए थे जहाँ पे लिन इतनी समय था। ये लोग इस डायनेस्टी को देख के कहते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर के अंदर इतना बड़ा घर होगा। वहीं पे एल्डर आगे से पूछता है कि इस डायनेस्टी की जो फोर्स होगी क्या वो गुचंग के बराबर की होगी या फिर वो गुचंग से कमजोर होगी। जिसपे जो आगे से ये कहती है कि अपर रियलम के जो लेजेंडरी लैंड है वहाँ पे ऐसी कई सारी फोर्सेस हैं जिनका मुकाबला उन लोगों की ये डिवाइन डायनेस्टी नहीं कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ताकतवर है क्योंकि अब यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, यानी कि गुचंग की फोर्स तो है लेकिन ये डिवाइन डायनेस्टी पता नहीं कब की उजड़ गई है। खैर उसी टाइम पे एल्डर को दिखाई देता है कि उनसे पहले भी कुछ और मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं जिनको अगर देखा जाए तो वो अपर रियलम वाले लगते हैं, यानी कि गुचंग ने सही तीर मारा। जिसके बाद ये लोग और इधर उधर ढूंढते हैं तो फिर इन्हें और भी ज्यादा लोग दिखाई देते हैं, जिसपे ये लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने अपने तक दबा के रखी थी। ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने किसी को भी नहीं बताई दी, जिसपे वो उन लोगों से साफ कह देती है कि कमर कस लो, हम लोग अकेले उस लेक को ढूंढने के लिए नहीं जाने वाले हैं। और ऊपर से ये लोग यहाँ पे कई दिनों से उस लेक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन्हें पानी की एक बूंद नहीं मिली। इसके बावजूद यहाँ पे इतने सारे लोग हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक लेक तक नहीं मिली, तो फिर लेक को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे इन लोगों ने अपना माइंडसेट रेडी कर लिया था क्योंकि इन लोगों को किसी के साथ भी भिड़ना पड़ सकता है, खासकर अपर रियलम वालों से, क्योंकि गुचंग ने जब यहाँ पे हेवनली विल को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो रिस्ट्रिक्शन जो था वो यहाँ पे हट चुका था या फिर पूरी तरीके से कमजोर हो गया था। इसलिए अपर रियलम के जो और ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो भी यहाँ पे अब आ सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कमजोर हो गया है। तो इन लोगों की जान हलक में अटकी हुई है, अगर ये भिड़ते हैं तो इनके मरने के चांस हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे चेन, जुआनडी और उसके एम्परर को देखते हैं। इनके बगल में एक लड़का था जो कि आगे से कह रहा था कि सबसे भयानक बैटल शुरू ही होने वाला है। ये बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था क्योंकि अगर वो लोग किसी की भी चपेट में आ गए तो इनकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। जिसपे जुआनडी आगे से ये कहती है कि वो लोग मरने वाले हैं, तो इस तरीके से मुंह फेर लेना पूरी तरीके से अनअवॉइडेबल है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए आए हुए हैं एक आखिरी मौके के तौर पे। जिसपे वो बंदा जुआनडी से आगे से कहता है कि अगर कोई भी खतरा आया तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे पास कई सारे लाइफ सेविंग आइटम्स है जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिए हैं। साफ देखा जा सकता है बंदा लाइन मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन जुआनडी लाइन काट देती है ये कहते हुए कि वो सभी चीजें तुम अपने पास ही रखो, जब खतरा है तो अपनी जान बचा लेना। जिसपे चनली आगे से ये कहता है कि बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, यहाँ तक कि लैंड्स और इमोर्टल जैसे लोग भी जिंदा रहेंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे जुआनडी की चिंता हो रही है। जिसपे जुआनडी दोबारा कह देती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके फादर उसका ख्याल रख लेंगे। तब चनली को समझ लेना चाहिए था कि बस बहुत हो गया भाई, ना करो इतनी बेइज्जती। लेकिन उस टाइम पे उसका ग्रैंडफादर यहाँ पे आ जाता है जो कि जुआनडी से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो। वहीं पे सभी लोग चनली के ग्रैंडफादर को देख के यहाँ पे हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे नहीं आना था।
पता नहीं मुझे ये किसी भूत के तरीके लग रहा है। खैर चलिए अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आप यहाँ पे क्यों आ गए, जिसपे उसका दादा उससे कहता है कि मैंने बोला था कि यहाँ पे ना हो, लेकिन तुम इसके बावजूद मेरे ऊपर चढ़े थे कि यहीं पे ही आओगे। तुम हमारी चैन फैमिली के सबसे फेवरेट सन हो और आगे जाके तुम्हें मेरी पावर्स को इनहेरिट करना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जिसपे चन्नी आगे से अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है कि वो नई जनरेशन का लीडर है, अगर वो यहाँ पे नहीं आएगा, छुपा रहेगा, तो फिर उसकी बेइज्जती नहीं होगी क्या। जिसपे उसके ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं कि चलो कम से कम सीख तो गए जवाब कैसे दिया जाता है। खैर इसके ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं कि ऐसे खतरनाक समय में अगर छोटे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे लोगों को एक दूसरे के साथ घुल मिलना जाना चाहिए। बेसिकली ये यहाँ पे जुबानडी से कह रहा था कि मेरा लौंडा लाइन मार रहा है तो ले लो ना भाई, पता चले कल ही दुनिया खत्म हो जाए और कुछ हो भी ना। कर उसने ये डायरेक्ट नहीं बोला था लेकिन इनडायरेक्टली बोल दिया था। इसलिए जुबानडी और उसके फादर आगे से कहते हैं कि हाँ वो इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन उस टाइम पे चेन आगे बढ़ती है, जो कि यहाँ पे चेन ली के ग्रैंडफादर से कहती है कि तुम अपनी पावर्स के साथ में हर किसी को बुली नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे जुए होती तो वो कभी भी अपने डिसाइपल को इस तरीके से बुली होने ना देती। और चेन आगे से साफ कहती है कि जुबानडी को तुम्हारा पोता पसंद नहीं, इसमें क्या बुराई है, उसके पास पहले से ही कोई चाहने वाला है। कब हुआ भाई, हमें तो नहीं पता चला, क्यूटी के पास कोई बॉयफ्रेंड भी है। जिस पे चन्नी के ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं कि जुए एक यंगर जनरेशन के अंदर जीनस के बराबर और कुछ भी नहीं है, वो मेरे मुकाबले की भी नहीं है, अगर वो यहाँ पे होती भी तो वो क्या ही कर लेती। जिसके बाद वो चेन से कहता है और रही बात इसके सज्जन की, तो मुझे ये बताओ इसका सजना कौन है, कौन है भैया इतना पावरफुल जो कि उसके पोते से ज्यादा बेहतर हो सकता है। जिस पे चन्नी आगे से उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम एक मेढक की तरीके हो जो कुएं के अंदर है, आशा सब तुम्हें छोटी सोच वाला आदमी। ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर को आगे से गुस्सा आता है, वो आगे से कहते हैं कि यार सही से बात कर लो यार, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं मैं, पर हो तो नहीं भाई। ये लाइन मेरे दोस्त ने एक अंकल को बोली थी भाई, अंकल तरना गए थे लेकिन इसके बावजूद तो उखाड़ नहीं पाए, वो बड़ा मजा बड़ा आया था भाई, हंस रहे थे हम लोग मन के अंदर बहुत। फिर इसके बाद चेन आगे से भंडा फोड़ देती है ये कहते हुए कि जुबानडी का चहिता बालक और कोई नहीं गुचंगी है, वो है उसका लवर। इसके बाद वो ग्रैंडफादर से कहते और ये भाई भूत वाली वाइब दे रहा है ये। खैर चेन आगे से कहती है कि क्या है कोई यहाँ पे है जो गुचंग का बराबर कर सके, क्या तुम्हारे पोते के अंदर दम है। तो गुचंग का नाम सुनता है भाई को भाई सांप सूंघ जाता है, इसको बुखार चढ़ जाता है, इसका मुंह पूरा पीला पड़ जाता है। ये आगे से कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई लड़की। लेकिन ग्रैंडफादर को पता था कि गुचंग यहाँ से कट लिया है, तो वो आगे से कहते हैं कि वो तो एक एक्सटर्नल डोमेन का डीमन है ना, वो तो यहाँ पे बुरे इरादों से आया हुआ था, जैसे उसका काम खत्म हुआ वो तैसे ही यहाँ से निकल लिया और तुम लोग उसकी यहाँ पे तारीफ करे जा रहे हो जैसे कि वो तुम्हारा घर वाला ही हो। वह जुबानडी के फादर आगे से ग्रैंडफादर से कहते हैं कि ये दोनों भले ही ज्यादा बोल दिए लेकिन आप भी थोड़ा हद में रहिए। तभी साइड से गुचंग एंट्री मारता है जो कि आगे से अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था और वो ग्रैंडफादर से कहता है कि मैंने कब भाई तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर कुछ कांड किया, तुम ही लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए थे। और गुचंग का ऑरा इतना ज्यादा हाई था कि वो दोनों यहाँ पे अपने घुटनों पे आ जाते हैं और गुचंग का चेहरा बता रहा था कि ये साला छुपा हुआ देख रहा था कि कुछ तो करो साले, एंट्री मारूंगा ऑरा फॉर्म करूंगा मैं। और फिर ये दोनों क्यूटीज जैसे ही गुचंग को देखती हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि गुचंग अभी तक इनके वर्ल्ड को छोड़ के गया नहीं। कर इसके बाद गुचंग डा से कहता है कि जो लोग अभी भी मुझे असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में पता लगाओ कि वो लोग कौन हैं। इसने सुना था कि वो लोग एशियंट जुआन डायनेस्टी के आसपास हैं। कर इसके बाद गुचंग उन दोनों क्यूटीज से कहता है कि उसे कुछ काम था वो यहाँ पे चला आया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों भी यहाँ पे होगी। तो वो दोनों आगे से कहती हैं कि हम लोग ठीक ठाक हैं। इसके बाद गुचंग पीछे मुड़ के ग्रैंडफादर से कहता है कि मैंने कुछ किया क्या जिससे आप लोग नाराज हैं। तो वो लोग कहते हैं नहीं दादा। तो गुचंग उनसे कहता है कि तुम माफी क्यों नहीं मांग रहे भाई, माफी कब मांगोगे मुझसे। जिसपे वो लोग आगे से माफी मांगते हैं और साथ में ग्रैंडफादर सभी लोगों से माफी मंगवाते हैं गुचंग से। और वो गुचंग से कहते हैं कि ये नन्हा बालक है, इसने कुछ भी नहीं किया, इसे जाने देना। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडफादर के ऊपर कोई पीछे से हमला करता है और उन्हें ऊपर खींच लेता है, जिसपे सभी लोग हैरान कि ये क्या हुआ। जिसके बाद अगले ही पल ऊपर आतिशबाजी होती है और ग्रैंडफादर के चीथड़े उड़ जाते हैं, जिसपे सभी लोग हैरान कि गुचंग ने तो कुछ भी नहीं कहा, ये कौन आया भाई यहाँ पे। तो साइड से एक लड़की नीचे उतरती है जो कि गुचंग से कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरीके से बात करने की, ये मारना डिजर्व ही करता था, इसलिए मैंने आपकी जगह इसे मार दिया। जिसके बाद वो चलने की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसकी भी फील्डिंग सेट कर दूं क्या। जिसपे सभी लोग गुचंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन गुचंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम उसे मार सकती हो, हालांकि वो हरामी था, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम उसकी जान ही ले लोगे। जिसपे वो लड़की हैरान हो जाती है और मन के अंदर सोचती है कि तुम इसी तरीके से थप्पा रियलम के अंदर घूमते फिरते थे, कोई भी तुम्हें उंगल करे तुम सीधा उसकी फील्डिंग सेट कर देते थे। जिसके बाद गुचंग उस लड़की को सुनाने लगता है कि तुम्हें उसे नहीं मारने की जरूरत थी, तुमने उसे बेफालतू में मारा, ऐसा दोबारा कभी भी ना करना। वो हम लोग चलने के देखते हैं और इसकी फटी पड़ी थी, दुआ कर रहा था कि अगला नंबर मेरा न लग जाए। जिसके बाद दोनों क्यूटीज को यहाँ पे धमाके की आवाज आने लगती है और जब वो दोनों साइड में देखते हैं तो फिर यहाँ पे महाजंग शुरू हो गई थी सौर रियलम और अपर रियलम के बीच में, और दोनों एकदम घमासान तरीके से फाइट कर रहे थे। वहीं जुबानडी को पता चलता है कि इस घमासान युद्ध के बीच में स्नो भी फंस चुकी है, यानी कि जुए, और उसकी फील्डिंग सेट होने वाली है। जिसके बाद हम लोग जुए को देखते हैं जहाँ पे उसके जो फोर्थ एल्डर थे उनकी फील्डिंग सेट हो चुकी थी, यानी कि वो खत्म हो चुके थे। जिसके बाद अपर रियलम का कल्टीवेटर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि लड़ाई पे ध्यान दो, अपने दोस्तों के ऊपर नहीं। जिसके बाद वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है तो जुए घायल होकर दूर जाके गिरती है। जिसके बाद एक दूसरी फीमेल कल्टीवेटर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए
जुए को लटका लेती है और उसकी बॉडी के अंदर से उसके जो मसल्स थे उन्हें खींच के बाहर निकालने वाली थी। वो फीमेल कल्टीवेटर उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे हमारा सामना कर सकती हो, जबकि तुम सिर्फ कौसी सॉवरेन रियलम पे हो। जिसके बाद वो उन स्पिरिचुअल धागों को खींचती है तो फिर जुए की बॉडी के अंदर से जो उसकी स्किन थी वो यहाँ पे खींचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे गुचंग एंट्री मारता है जो कि यहाँ पे उन धागों को काट देता है। पहले तो वो कल्टीवेटर गुचंग को देख नहीं पाती तो वो चिल्लाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो गुचंग को देखती है तो वो धीमी पड़ जाती है। वह जुए गुचंग से पूछती है कि तुम रिटर्न टिकट लेके वापस कैसे आ गए। तो गुचंग उसे बताता है कि तुम लोग और यहाँ के रियलम के जितने भी लोग हैं वो सब मेरे दोस्त के बराबर ही हो, तो फिर मैं तुम लोगों को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। जिसके बाद बाकी सभी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं तो गुचंग उनसे कहता है कि मरे नहीं, बढ़िया है। वहीं पे अपर रियलम के जो भी कल्टीवेटर थे वो सब गुचंग से कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो फिर हम लोग इन्हें जाने देते हैं। वहीं पे वो फीमेल कल्टीवेटर एल्डर से पूछती है कि ये गुचंग करना क्या चाहता है, जिसपे वो एल्डर यही कहता है कि हमें भी नहीं पता, चुपचाप इसका कहना मानो नहीं तो हम भी इसकी हिट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। फिर इसके बाद गुचंग आगे बढ़ता और उन तीनों को यहाँ पे ग्रीड करता है और इस पीले वाले एल्डर को कहते हुए कहता है कि आप तो ओल्ड एंसेस्टर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। जिसपे वो लोग गुचंग को बताते हैं कि वो लोग यहाँ पे उस लेजेंडरी रिफ्लेक्शन लेक के लिए आए हुए हैं जो कि इन रियोन्स के अंदर फंसी हुई है। उन लोगों को यहाँ पे एक हिडन आइटम चाहिए जिसके लिए वो लोग यहाँ पे इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। जिसपे गुचंग उन लोगों से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे किसी काम की वजह से आया हुआ था, उसे यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन लेक के अंदर जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं और मेरे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिसपे एल्डर उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि हमारे साथ चलो ना, शायद से हम लोग कुछ कमालदार और मजेदार चीज देख लें। लेकिन गुचंग दोबारा मना कर देता है। लेकिन वो यहाँ पे उन तीनों से कहता है लेकिन तुम इन तीनों को लेके जाओ, मैं इन लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता और ना ही आपस में तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। जिसपे जुए के बगल में जो कल्टीवेटर था वो आगे से कहता है कि अगर हम उनके साथ जाएंगे तो फिर हम उनके खिलाफ कभी जीत ही नहीं पाएंगे और हमें लगता है कि गुचंग हमारी मदद करेगा, उससे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। जिसपे जुए आगे से कहती है कि गुचंग और उसके रियलम हमारे खिलाफ ही हैं। गुचंग हमारे लिए उनके खिलाफ इतना दूर तक जा चुका है कि यही काफी ज्यादा बड़ी बात है, अब वो और ज्यादा हमारी मदद नहीं कर सकता है। खैर पर रियलम वाले गुचंग से कहते हैं अगर तुम नहीं आओगे तो फिर हम लोग जा ही रहे हैं, अगर तुम साथ आते तो फिर मजेदार हो जाता है ये। गुचंग उन लोगों से कहता है जाओ जाओ। वह जुए उनका पीछा करने के बारे में सोचती है क्योंकि अगर उन लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेक उनसे पहले मिल गए तो फिर वो लोग यहाँ पे कुछ करने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। वह भी गुचंग उसे कहता है अगर तुम लोग उनके साथ जाओगे तो फिर तुम्हारा आपस में लड़ाई हो सकती है और मैं तुम्हें बचाने के लिए दोबारा नहीं आ पाऊंगा। जिस पे जुए आगे से कहती है कि तो फिर उनके पास कोई चॉइस ही कहाँ है, इसलिए वो लोग उनका पीछा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसपे गुचंग धीरे से अपने मन के अंदर कहता है कि तुम सही हो, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हर किसी के पास उनका खुद का भाग्य होता है, जिनकी किस्मत में मरना लिखा होता है वो मरते ही हैं। जिसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं और उसे यहाँ पे वो सॉर्ड महसूस हो रही थी, इसलिए वो उस डायरेक्शन के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहा था और साथ ही में इसे ये भी पता चल गया था कि अपर रियलम के लोग यहाँ पे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये भी अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। और लिन के सामने ही वो एंट्रेंस थी जिससे वो यहाँ पे उस रियोन के अंदर जा सकता है जहाँ पे वो लेक है और टावर भी है। जिसके बाद लिन उसी का इस्तेमाल करता है और उस लेक के सामने आ जाता है उस टनल की मदद से। जिसके बाद हम लोग जुए की टीम को देखते हैं और ये भी लोग तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो फिर लिन ने जिन लोगों को हराया था उनकी नजर इन लोगों के ऊपर पड़ती है और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए, क्या कोई इनसे पहले यहाँ पे आया था क्या। लेकिन तभी इनके पीछे वो अपर रियलम वाले लोग आ जाते हैं जो कि एक बंदे के ऊपर अटैक करके उसकी जान ले लेते हैं और बाकी लोगों से कहते हैं कि इंतजार ना करो, जल्दी से आगे बढ़ो और वो जगह हमें ढूंढ के दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुरंत हमारे जाओ, हर कोई तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आने वाला, खासकर गुचंग। जिसपे जुए पीछे मुड़ के उन लोगों से कहते हैं कि तुम अपर रियलम वाले इतना ज्यादा बुली क्यों, इतना ज्यादा कमीने क्यों हो, गुचंग तो इतना ज्यादा समझदार और दयालु इंसान है। जिसपे वो तीनों अपनी तरफ देखते हैं और आगे से हंसते हुए कहते हैं गुचंग रीजनेबल पर्सन। जिसके बाद हम लोग सॉर्ड रियलम वालों को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ गए थे जिसके अंदर से वो लोग उस लेक वाली जगह पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक से एक धुंध आ गई थी जो कि पूरी तरीके से काली थी, इसलिए सॉर्ड रियलम वाले आगे से साफ मना कर देते हैं आगे जाने से, ये कहते हुए कि पीछे ही रहना, और अपर रियलम वाले लोग भी यहाँ पे थे, उन्हें भी मना किया गया था। जिसके बाद हम लोग चन को देखते हैं जो कि जुवांडी से कहती है अगर वो लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर मारे जाएंगे। जिसपे जुवांडी आगे से ये कहती है कि हमें यहीं पे ही रुकना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी लोग अंदर गए हुए हैं वो सभी लोग अच्छा ही कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे जुवांडी की नजर गुचंग और यहाँ पे फिया के ऊपर पड़ती है और फिया गुचंग से पूछ रहे थे कि तुमने यहाँ पे टोबायाओ को देखा, वो इस रियलम के अंदर ही आया हुआ था। गुचंग उसे बता देता है कि टोबायाओ तो मर चुका है भाई। जिसपे फिया हैरान होकर गुचंग से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि वो मारा जा चुका है। जिसपे गुचंग अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जो उसे मारा है। फिया गुचंग से पूछती है मगर क्यों, तो गुचंग आगे से कहता है ऑफ कोर्स उसने मुझे उंगल किया इसलिए तो वो मारा गया, वो बिल्कुल भी जी नहीं सकता था। जिसके बाद वो फिया से पूछता है कि अब तुम क्या उसका बदला लेने के लिए मेरे ऊपर आओगे, क्या मेरे ऊपर चढ़ाई कर दोगी। जिसपे फिया घबराई हुई थी तो गुचंग उससे कहता है कि कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिया तुरंत ही मना कर देती है क्योंकि उसके दिमाग के पुर्जे पूरी तरीके से ठीक चल रहे थे। जिसपे गुचंग आगे से ये कहता है कि फिर तो ये बड़ी दुख की बात है। वो पेचन जुवांडी से पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो भाई। जिसपे जुवांडी उससे कहती है कि गुचंग की तरफ देखो, उसका एटीट्यूड अपर रियलम की प्रिंसेस के प्रति बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो हमारे प्रति रिएक्ट करता है। यानी कि इसने देख लिया है कि गुचंग हर लड़की के लिए काइंड
डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए जुआनडी के मन के अंदर अब यहाँ पे लड्डू फूटने लगते हैं कि गोचंग यहाँ पे चन और उसको पसंद करता है। ये ख्वाब बहुत जल्दी टूटने वाला है। खैर इसके बाद हम लोग अपरियाला वालों को देखते हैं जो कि इन लोगों से कहते हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई, वो जगह ढूंढ के दो हमें। जिसपे जुए उन लोगों से कहती है ठीक है, लेकिन फालतू की बकवास और बेफालतू में मारना बंद करो। जिसपे वो लोग उससे कहते हैं अगर गोचंग ने तुम्हें दया न दिखाई होती ना, अब तक तुम लोगों की कब्रें बन चुकी होती और उस पे हमें लोग चढ़े होते। खैर उसी टाइम पे सुसेट के मास्टर को यहाँ पे वो रास्ता मिल जाता है जिससे वो लोग लेक के पास जा सकते हैं। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गोचंग की एनर्जी जुए के साथ इमर्ज हो जाती है। जिसके बाद हम लोग यूमिंग को देखते हैं जो कि फिया से पूछता है कि वो इतना ज्यादा परेशान क्यों है, गोचंग ने उससे कुछ कहा क्या। जिसपे फिया यूमिंग से इतना ही कहती है कि ज्यादा कुछ ना पूछना और गोचंग से दूरी बना के ही रखना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जुए के अंदर जो एनर्जी बाहर निकली थी वो गोचंग के पास आ जाती है, जिससे गोचंग को समझ में आ जाता है कि एंट्री मारने का समय आ चुका है। बाय द वे गोचंग ने ये एनर्जी जुए के अंदर तभी डाल दी थी जब वो परियालम के लोगों से उसे बचाने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद हम लोग डा को देखते हैं जो कि बाटली लेके खड़ा हुआ था। जिसके बाद डा उस बाटली के अंदर से टिमोनिक एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर देता है, जिससे जो काली मिस्ट वहां से निकल रही थी वो बैंगनी के अंदर बदल जाती है, ऐसा उन लोगों को लगता है। जिसके बाद वो मिस्ट यहाँ पे आगे बढ़ती है और नॉर्मल लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है, क्योंकि उस मिस्ट के अंदर यहाँ पे डिमोनिक क्रिएचर्स थे जो कि ऑफ कोर्स गोचंग के ही चेले थे और वो एक एक करके कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करके उनकी जान लेने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग फिया की बोट को देखते हैं और यूमिंग ये देख के हैरान हो जाता है कि अचानक से ये मॉन्स्टर कैसे आ गए जो कि इंसानों को जिंदा ही खाए ले रहे हैं। और यूमिंग को ये मिस्ट जानी पहचानी सी लग रही थी, जिसपे फिया आगे से बताती है कि ये वही मिस्ट है जब हम लोग यहाँ पे डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए हुए थे और जिस भी फैमिली अपने लोगों को लेके कुंड माउंटेन्स की तरफ जा रही थी तभी ये मिस्ट आई थी और उनमें से कई सारे लोग इस मिस्ट के अंदर ही मारे गए थे, जो कि पूरी तरीके से उनके क्लैन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी थी। और फिया को ये भी याद था कि यहाँ पे जब वो मिस्ट आई हुई थी तो गोचंग भी उन लोगों के साथ गया हुआ था। इसके बाद वो गोचंग को ढूंढने की कोशिश करती है तो गोचंग उसे नहीं मिलता और उसकी बुद्धि तेज थी। इससे समझ में आ जाता है कि गोचंग इन सभी चीजों के पीछे है, तो वो जल्दी से यहाँ पे यूमिंग से कहती है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, जितनी तेज हो सके उतनी तेज। जिसके बाद हम इन 6 को देखते हैं जो कि यहाँ पे पहुंच गए थे। अपरियालम वाले इस डिवाइन क्रिएशन को देख के हैरान हो गए थे और उन्हें यकीन था कि आस-पास यहाँ पे ओरिजिन डाउ भी होगा। वहीं पे जुए को यकीन नहीं हो रहा था कि यही वो लेजेंडरी डिवाइन रियलम है। कैटसूसेट के मास्टर आगे से कहते हैं कि जो सामने टावर दिखाई दे रहा है उसी के अंदर वो एशियंट टेक्स्ट होंगे जो कि यहाँ पे उन लोगों ने बनाया होगा जो कि फॉर्मर एशियंट जुआन डिवाइन डायनेस्टी के सैक्रिफाइस होंगे, यानी कि वो लोग जो कि यहाँ पे हेवनली विल के खिलाफ में लड़े हुए थे। लेकिन उस टाइम पे अपरियालम का जो एक एल्डर था वो आगे से यहाँ पे मिरर लेक को देखता है तो उसे अपनी आइस की मदद से पता चल जाता है क्योंकि पहले ही कोई यहाँ पे मिरर लेक की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि और कोई नहीं हमारा लिन ही था। तो फिर जो फीमेल लीडर थी वो तेजी के साथ आगे बढ़ जाती है क्योंकि उससे और ज्यादा सब्र नहीं हो रहा था, उसे यहाँ पे वो ओरिजिन एसेंस किसी भी कीमत पे चाहिए था। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो फिर जो हेवनली विल थी वो यहाँ पे डिवाइन पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार बिजली मारती है। लेकिन इन लोगों की यहाँ पे जो कल्टीवेशन थी वो कुछ ज्यादा ही हाई थी, इसलिए लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं होता और ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं, यही कहते हुए कि तुम भले यहाँ पे हाई लेवल के बंदे हो लेकिन इसके बावजूद हमारा भी डाउ कम नहीं है, हमने भी सालों सालों कल्टीवेशन की है तो फिर मुझे किस बात का डर। जिसके बाद ये लोग उस डिवाइन पनिशमेंट को इग्नोर मारते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। सो सेक्ट के मास्टर आगे से कहते हैं कि ये सभी मॉन्स्टर्स हैं, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है सिवाय एक चींटी के। इसके बाद इनके जो तीसरा एल्डर था वो आगे से कहता है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, वो यहाँ पे बेफालतू में अपनी जान नहीं देगा। लेकिन जब वो यहाँ पे गेट की तरफ देखता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ पे पहले ही गोचंग आ चुका था और ये तीनों भी गोचंग को देख के हैरान थे। सुबह उससे पूछते कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तो गोचंग सबसे पहले तो यहाँ पे जो एंट्रेंस थी उसे सील करता है और पीछे मुड़ के अपना डेमोनिक चेहरा उन लोगों को दिखाते हुए कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। जिसपे ये लोग गोचंग के असली रंग देख के हैरान हो जाते हैं और सबसे बड़ा झटका तो जुए को लगा था। खैर गोचंग उन लोगों को इग्नोर मारते हुए सीधा उन तीनों एल्डर्स की तरफ आगे बढ़ता है और जो तीसरा एल्डर था वो आगे से कहता है कि इसने एग्जिट सील कर दी है, कहीं ये हमें मारना तो नहीं चाहता। और सोसेक्ट के मास्टर नोटिस करते हैं कि गोचंग के ऊपर लाइटनिंग नहीं गिर रही, यानी कि डिवाइन पनिशमेंट उसके ऊपर पड़ नहीं रही है। जिसपे जुए को समझ में आ जाता है कि यहाँ का जो वर्ल्ड है वो गोचंग से डरता है। ऑफ कोर्स गोचंग ने चाचा की जो सट्टिया पिट्टिया गुल कर दी थी। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि चाचा अभी तक मरे क्यों नहीं, तो मैं बता दूं कि चाचा का वो आधा हिस्सा था, आधा हिस्सा अभी भी उस शॉर्ट के अंदर सील है जिसको लिन अनसील करने के लिए जा रहा है। खैर इसके बाद जुए को पता चलता है कि गोचंग अभी तक जो लोगों को दयालु चेहरा दिखा रहा था वो सब नकली था और कुछ भी नहीं। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गोचंग ने बाहर उसकी जान क्यों बचाई। जब वो एल्डर्स उसकी फील्डिंग सेट करने वाले थे उसकी बॉडी के मसल्स को चीर फाड़ के। खैर इसके बाद हम तीनों एल्डर्स को देखते हैं तेजी के साथ आगे बढ़ तो रहे थे लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें कुछ लूप सा लग रहा था कि जैसे ही टावर के पास पहुंचने वाले होते हैं तो तुरंत पीछे आ जाते हैं। इसलिए लोग अपनी गाड़ी के ऊपर रोक लगाते हैं और यहीं पे रुक के बात करने लगते हैं कि ये वर्ल्ड अजीब सा है। हेवनली डॉ ट्रांसफॉर्मर के एक तरीके से इन लोगों को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद जब वो फीमेल लीडर अपनी उंगली को आगे बढ़ाती है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक वाइट सा है जो उनकी स्पीड की वजह और पावर की वजह से टूट तो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो एक झटके के अंदर यहाँ पे दोबारा बन भी जाता है। तभी साइड से गोचंग इनके पीछे आता है और बड़े प्यार से कहता है कि इस तरीके से तो वाइड को पार करना इम्पॉसिबल है। जिसपे ये तीनों कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन इन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये गोचंग है तो इन तीनों के ही पसीने छूट जाते हैं और एक खटाक से गोचंग से दूर हटते हैं और उसे पूछते
पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए, जिस पे गुचेंग आगे से कहता है कि अचानक से दिलचस्पी बढ़ गई तो मैं आ गया। इसके बाद ये तीनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ के सामने हम इससे टिक तो नहीं पाएंगे, जिस पे बीच वाला एल्डर आगे से कहता है कि केयरफुली बात करते हैं। जिसके बाद वो एल्डर गुचेंग से कहता है कि हमने नहीं सोचा कि तुम भी यहाँ पे आ जाओगे। जिसके बाद वो बताता है कि यह जगह छोटी सी है जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पावर बना के हेमनली डाओ को रिसीव करी है डाओ के अंदर, और हेमनली डाओ AKA वर्ल्ड सोर्स ओरिजिन एसेंस यहीं पे ही छुपा होगा। इसीलिए वो गुचेंग को ऑफर करता है कि अगर हम लोग एक साथ उसे ढूंढे तो फिर ढूंढ सकते हैं और बाद में उसे आधा आधा बांट लेंगे। गुचेंग आगे से कहता है आधा आधा, लेकिन वो तो मैं पूरा चाहता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने वेपन्स को बाहर निकालता है और उन तीनों के साथ भिड़ जाता है। ऊपर गुचेंग उनके साथ भिड़ रहा था, नीचे हम लोग लिन को देखते हैं जिससे वो डाओ शॉट दिखाई दे जाती है। तो वो तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है और उस जो सील थी जिसको यहाँ पे चाचा नहीं दिया था लिन को, उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन चाचा आगे से मना करने लगते हैं कि ना करो ना करो। जिस पे लिन हैरान होता है कि ये अचानक से रुक क्यों रहा है, और कोई लिन को यहाँ पे रोकने भी लगता है आगे बढ़ने से। इसलिए लिन की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि इस पानी के नीचे असल में है क्या। खैर इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि सिंगल हैंडेडली तीनों को ही संभाले ले रहा था। भाई तीन वेपन है, कैसे नहीं संभाल पाएगा। एक के ऊपर वो माउंटेन सील का इस्तेमाल करता है, एक के ऊपर हेलमेट का इस्तेमाल करता है और तीसरे के ऊपर अपने डिवाइन हाथ से। वहीं पे चाचा गुचेंग से कहते हैं कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि बाहर लोगों को ये सब कुछ पता चल जाएगा परियलम के अंदर। गुचेंग उससे कहता है कि जब ये बाहर जाएगी तब तो पता चलेगा ना, और कौन ही बिलीव करेगा इसके ऊपर। जिसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं और ये गुचेंग को जब लड़ते हुए देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि गुचेंग की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही भयानक है। इसलिए वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है उस शॉट की तरफ, ताकि वो यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा सके। और वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है।